आज की ऑडियो बुक है ट्रेडिंग इन द जोन। यह बुक शेयर मार्केट के ट्रेडर और इन्वेस्टर सभी में एक कॉन्फिडेंस और एक नया जोश भर देगी। लेखक ने बारीकी से मार्केट को समझाया है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर कैसे बने उस माइंडसेट के बारे में भी बताया है। तो शुरू करते हैं। ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही आपके मन में ही व्यक्ति तुरंत पैसा कमा लेता होगा और कुछ समय में ही करोड़ों में खेलने लगता होगा। ये इमेजिनरी पिक्चर मन में आना एक नेचुरल बात है। आखिर हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों ही सिनेमाज ने ट्रेडर्स की छवि कुछ ऐसी ही शो की है, लेकिन फिक्शन और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। लोग स्टॉक मार्केट में सुनहरे सपने लेकर चले तो जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ चंद लोग ही आगे बढ़ पाते हैं और उन चंद लोगों में बहुत कम होते हैं जो इस काम में लगातार सफल रह पाते हैं। आज की सिचुएशन अगर देखी जाए तो पूरा स्टॉक मार्केट रूस और यूक्रेन की वॉर के चलते हिल गया है, लेकिन इस मुश्किल समय में भी बहुत से ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो इस आपदा को भी अवसर में पलटने में लगे होंगे। एक अच्छा ट्रेडर न केवल अपने काम पर कंसंट्रेट करता है, बल्कि ये भी ध्यान देता है कि आगे आने वाली अननोन मुश्किलों का सामना कैसे करना है। जो ट्रेडर इस चीज पर ध्यान नहीं देता वो ज्यादा देर तक स्टॉक मार्केट जैसी कॉम्पिटिटिव जगह पर टिक नहीं पाते हैं। स्टॉक मार्केट कुछ लोगों को बादलों की ऊंचाइयों पर उठा देती है, तो वहीं कुछ लोगों को जमीन पर कीड़ों की तरह मसल देती है। स्टॉक मार्केट में आपके नॉलेज से ज्यादा आपका दिमाग या साइकोलॉजी कितनी मजबूत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इस ऑडियो बुक में हम आपको यही सिखाएंगे कि कैसे आपको अपनी साइकोलॉजी और अपने दिमाग को मजबूत करना है, जिसकी मदद से आप एक अच्छे और कैपेबल ट्रेडर बन सकें। लेकिन ये बुक समरी केवल उनके लिए नहीं है जो एक बड़े ट्रेडर बनना चाहते हैं। ये बुक उनके लिए भी है जो जिंदगी में अपने बिजनेस और अपनी जॉब में एक मजबूत एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। ये आपके एटीट्यूड को इतना बदल देगी कि फिर आप एक ट्रेडर की तरह सोचने और समझने लगेंगे। इस समरी की बिगिनिंग और एंड दोनों में आपको हम लोग कुछ सवाल करेंगे, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में देना होगा। ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि इसके एंड तक आपके जवाब पूरी तरीके से पलट या बदल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के पहले अध्याय के साथ साथ आप सबसे सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। तो चलिए सुनते हैं मार्क डगलस द्वारा लिखी ट्रेडिंग इन द जोन, जिसमें बताया गया है कि आप कैसे मार्केट को मास्टर कर सकते हैं कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और एक विनिंग एटीट्यूड के साथ। फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस। हम बात कर रहे हैं मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन पर। इस चर्चा के पहले अध्याय में हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आपको अपने मन में हाँ या ना में देना होगा। आप चाहें तो इन सवालों का जवाब अपनी डायरी या कॉपी में भी लिख सकते हैं, जिसकी मदद से आप इस पूरे सारांश को सुनने के बाद जान सकेंगे कि इस पर आपका नजरिया कितना बदल गया है। तो बिना किसी देरी के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि अगर आपको ट्रेडर की तरह पैसा कमाना है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जाएगी? हाँ या ना, बताएं। दूसरा, कि क्या आपको लगता है कि किसी ट्रेड को करने में फिक्स्ड रिस्क होता है? हाँ या ना, बताइए। तीसरा, क्या आपके मेथड से आपको पता रहता है कि कब आपको मार्केट में एंटर करना चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए? हाँ या ना। चौथा, क्या आपको लगता है कि जब जब आप ट्रेड करते हैं तब तब मार्केट आपके खिलाफ चली जाती है? हाँ या ना, बताएं। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप कई बार ट्रेड केवल इस डर से करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जहां सब पैसा डाल रहे हैं वहां आपको भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए? हाँ या ना, बताएं। क्या आपने इन सारे सवालों के जवाब नोट कर लिए हैं? अगर हाँ तो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी कि इसको करने से एक ट्रेडर को कब और कैसे फायदा होता है। फंडामेंटल एनालिसिस ट्रेडिंग की दुनिया में कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक है। एक समय तो ऐसा भी था कि जब वॉल स्ट्रीट में फंडामेंटल एनालिसिस को एक जादुई चीज मानी जाती थी। तो आप लोग के मन में चल रहा होगा कि ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या बला है जिसने ट्रेडिंग की दुनिया में इतना तहलका मचा दिया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडर जब फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल करता है तो उन सारे वेरिएबल्स पर नजर रखता है जो आगे चलकर स्टॉक का प्राइस और डिमांड बढ़ा या घटा सकती है। ये मॉडल पूरी तरीके से मैथमेटिकल प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड था, जो इसकी ताकत और कमजोरी दोनों बनी। स्ट्रेंथ इसलिए कि मैथ्स पर डिपेंड होने के कारण हर प्रोजेक्शन सटीक होता था, लेकिन कमजोरी इसलिए क्योंकि ये मैथ्स पर इतना डिपेंडेंट था कि ये दूसरे ट्रेडर्स को कैलकुलेट नहीं करता था, जिस वजह से हर ट्रेडर अपना फंडामेंटल एनालिसिस लगाता था और हर कोई अपने अपने अनुमान लगा लेते थे, जिससे कंपनी के कई बार प्राइस बढ़ते थे वरना डूब जाते थे। तब इस मॉडल पर इतना डिपेंडेंट हो गए थे कि ट्रेडर्स चाहें तो किसी कंपनी का स्टॉक या प्राइस
ऊंचे या नीचे कर सकते हैं, जिस वजह से फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ अनुमान गलत होने लगे थे, जिससे इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ता था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि फंडामेंटल एनालिसिस खराब चीज है या इस्तेमाल के लायक नहीं है। ये आज भी लोग एक प्रोजेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पूरे में कहने का तात्पर्य ये है कि मार्केट आपके हिसाब से हमेशा नहीं चलती है, कभी मार्केट ऊपर रहती है तो कभी नीचे, जिसको फंडामेंटल एनालिसिस उस हद तक पकड़ा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि आज के समय में और एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। जब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आया था, तो अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज है और आखिर क्यों लोग फंडामेंटल एनालिसिस को छोड़कर टेक्निकल एनालिसिस यूज करने लगे हैं, तो इसके बारे में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस तब से चली आ रही है जब से ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का जन्म हुआ था, लेकिन ट्रेडिंग कम्युनिटी ने टेक्निकल एनालिसिस को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया था। कुछ गिने चुने लोग ही इसका इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन 1980 की शुरुआत से ये ज्यादा फेमस होने लगा था। नए ट्रेडर्स जानते थे कि टेक्निकल एनालिसिस ही ट्रेडिंग का फ्यूचर है। टेक्निकल एनालिसिस के पास बहुत सी इंफॉर्मेशन होती थी, जैसे कि उसे पता होता था कि किसी भी दिन, हफ्ते या महीने में कितने लोग मार्केट में पैसा लगाएंगे। बातचीत की भाषा में कहा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस लोगों की ट्रेडिंग हैबिट का अनुमान लगा लेते थे, क्योंकि ऐसे बहुत से ट्रेडर्स हैं जो हमेशा एक ही तरीके का ट्रेड किया करते थे, जिसे एक टेक्निकल एनालिस्ट पता लगा लेता था कि किस जगह या किस कंपनी में एक व्यक्ति कितना इन्वेस्ट करेगा, जिस कारण फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का अनुमान लगाना ट्रेडर्स के लिए बहुत आसान हो गया था। फंडामेंटल एनालिसिस की तरह ट्रेडर को पहले की ट्रेडिंग के हिसाब से अनुमान नहीं लगाना होता था, बल्कि अब ट्रेडर टेक्निकल एनालिस्ट वर्तमान की स्थिति के हिसाब से अनुमान लगा सकता था, जिससे फंडामेंटल एनालिसिस के कारण जो एक रियलिटी गैप आ जाता था वो काफी हद तक टेक्निकल एनालिसिस की वजह से कम हो जाता था, जिसका सीधा मतलब ये है कि प्रोजेक्शन बहुत एक्यूरेट हो गए थे, जिससे सारे ट्रेडर्स धीरे धीरे फंडामेंटल एनालिसिस से टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ने लगे थे। टेक्निकल एनालिसिस न केवल प्रेजेंट बताता था, वो कल परसों यहाँ तक कि आने वाले पूरे साल का इन्वेस्टिंग बिहेवियर पैटर्न निकालने की कैपेसिटी रखता था। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि टेक्निकल एनालिसिस जब इतना अच्छा है तो ट्रेडर्स ने फंडामेंटल एनालिसिस छोड़ ही दी होगी और साथ ही कोई नई एनालिसिस भी नहीं इन्वेंट हुई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत और सही दोनों हैं। सही इसलिए क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स अब फंडामेंटल एनालिसिस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, परंतु गलत इसलिए होंगे क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अलावा एक और एनालिसिस भी तेजी से रफ्तार पकड़ रही थी। इस नई और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी जाने वाली एनालिसिस का नाम मेंटल एनालिसिस था। मेंटल एनालिसिस। स्वागत है आप सबका इस सारांश के दूसरे अध्याय में। पहले अध्याय में जैसा कि हमने जाना कि लोग टेक्निकल एनालिसिस पर कैसे पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए थे, लेकिन दोनों फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा मजबूत एनालिसिस मेंटल एनालिसिस है। अब आप सबके दिमाग में आएगा कि ये कैसे? जब टेक्निकल एनालिसिस इतनी कैपेबल है तो कोई भला मेंटल एनालिसिस को आखिर क्यों यूज करेगा? इसका जवाब मैं आपको बहुत आसान शब्दों में देना चाहूंगा। आप अपने आप से पूछिए कि आखिर आप ये बुक समरी क्यों सुन रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इस बुक की मदद के बिना भी कर सकते थे, और हो सकता है कि आपने करी भी हो या कर रहे हो, लेकिन क्या आपको वो रिजल्ट मिल रहा है जिसकी तलाश में आप ट्रेडिंग में आए थे? अगर इस सब का जवाब ना है तो आपको अपने सवाल का उत्तर मिल गया होगा कि टेक्नोलॉजी आपको स्टैटिस्टिक्स या डेटा दे सकती है, लेकिन ये आपकी अपनी सोच पर है कि आप किस जगह अपना पैसा लगाएंगे। मान लीजिए कि आपने अंधा विश्वास करके टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए अपना पैसा लगा दिया, लेकिन आपको उस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि आपको तो प्राइस चार्ट देखकर ही लगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन असल में किसी वजह से मार्केट डूब गई। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वर्तमान में रूस और यूक्रेन का वॉर है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट एकदम से बैठ गई। जितने अनुमान लगाए गए थे उसमें से ज्यादातर अनुमान आज की तारीख में गलत साबित हो रहे हैं। ऐसी ही स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेंटल एनालिसिस डेवलप हुई थी। अब शेयर मार्केट की दुनिया में दो टाइप के ट्रेडर्स उतर गए हैं, एक जो लगातार जीत हासिल करते हैं और दूसरे वो जो कभी जीतते हैं तो कभी पूरी तरह से हार जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग एनालिसिस पर महारत कैसे हासिल कर सकते हैं। ट्रेडिंग पर महारत हासिल करना आसान बिल्कुल नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस आपको चार्ट दिखा सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि उस समय तक सर्कमस्टांसेस क्या होंगी। इसको ट्रेडिंग की भाषा में साइकोलॉजिकल गैप कहते हैं। बहुत से लोग और जो एक बड़ा ट्रेडिंग का ग्रुप है वो सिर्फ ग्राफ देखकर ट्रेडिंग करते हैं, वहीं जो बड़े और सफल ट्रेडर्स होते हैं वो ग्राफ के साथ साथ सर्कमस्टांसेस और रिस्क को देखते हुए अपना पैसा लगाते हैं। साथ ही ऐसा भी नहीं है कि ट्रेडिंग की दुनिया में सफल होने के लिए आपके पास कोई बड़ी डिग्री होनी चाहिए या इसे कोई बड़ा बिजनेसमैन ही कर सकता है। ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिसमें कम पढ़ाकू लोगों ने भी ट्रेडिंग मास्टर कर ली है,
साथ ही ऐसी भी बहुत सी कंपनियां हैं जहां बड़े बड़े डॉक्टर, लॉयर और बिजनेसमैन ने अपना पूरा पैसा ट्रेडिंग में लुटा दिया है। बड़े और सफल ट्रेडर्स कुछ तंत्र या मंत्र का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस वो सिर्फ बाकी ट्रेडर्स से अलग सोचते हैं। वो बहुत से लोगों की तरह भेड़ चाल में नहीं चलते हैं। भेड़ चाल का सबसे अच्छा उदाहरण डॉगी कॉइन है, जिसमें लोगों ने टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क के एक ट्वीट को देखकर सबने अपना पैसा उस क्रिप्टो करेंसी पर लगा दिया था। अगर आप भी इस तरह के ट्रेडर्स में से हैं तो आपको ये आदत छोड़नी होगी। विनर्स कभी भी भेड़ चाल में नहीं चलते, वो अपने रास्ते और मंजिल खुद बनाते हैं और चुनते हैं। उनका माइंडसेट और स्किल सेट दोनों ही काम करते वक्त साथ में चल रहा होता है। वो उस समय ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं सोच रहे होते। कहने का मतलब ये है कि वो लोग खाली बैठे मन में ख्याली पुलाव नहीं बना रहे होते हैं। उनको भी पता है कि ट्रेडिंग का काम आसान नहीं है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आपको ये सब सुनकर डर लगने लगा होगा। ये डर पूरी तरह से जायज है। हर ट्रेडर को मार्केट का डर होना चाहिए, लेकिन इस डर को अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। मार्केट का ये नियम है कि अगर आप डर डर के फैसला लेंगे तो आप अपनी जिंदगी में कभी सही फैसले नहीं ले पाएंगे, या अगर लेंगे भी तो वो फैसले आपको मुनाफा नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको सब सोच समझ के करना होगा और सबसे पहले ट्रेडिंग को लेकर अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना होगा। एक सफल ट्रेडर पैदा नहीं होता, उसे बनना पड़ता है। जैसे मिट्टी के बर्तन को आकार दिया जाता है, वैसे ही एक सफल ट्रेडर को भी आकार देना होता है। ट्रेडिंग के आकर्षण और खतरे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कितने टाइप के एनालिसिस होती है और कैसे मेंटल एनालिसिस सबसे स्ट्रॉन्ग एनालिसिस में से एक है। पर हमारा दिमाग जितना हमारी मदद करने के काबिल है, उतना ही हम लोगों को बर्बाद करने की कैपेसिटी भी रखता है। कोई भी व्यक्ति बचपन से ट्रेडर नहीं बनना चाहता है। ट्रेडर बनने की व्यक्ति तभी सोचता है जब वो पैसे कमाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगता है। ट्रेडिंग का काम बहुत अट्रैक्ट करता है। लेखक बताते हैं कि जब एक एडिटर ने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आजकल लोग ट्रेडिंग में गलत कारणों से आने लगे हैं, तो इस सवाल ने उन्हें भी गहरे असमंजस में डाल दिया था। हो सकता है कि इस सवाल को सुनकर आप भी सोच रहे हो कि क्या आप भी गलत कारणों से ट्रेडिंग में तो नहीं आ गए हैं। अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठा है तो ये अच्छी बात है। इससे ये पता चलता है कि आप ट्रेडिंग में तभी उतरना चाहते हैं जब आप पूरी तरीके से क्लियर हों। लेखक का कहना है कि ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं, जैसे ट्रेडिंग का एड्रेनालाइन रश, हीरो बनने की चाहत और सबसे बड़ा अट्रैक्शन इतना पैसा कमाना जितना दूसरी रेगुलर जॉब करके न कमा पाए। पर ट्रेडिंग में इन सबसे बड़ा अट्रैक्शन एक ही चीज है, और वो ये है कि ट्रेडिंग की दुनिया में इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर पाता है। ट्रेडिंग की दुनिया ही अलग है। ये एक जादुई दुनिया है जहाँ एक ट्रेडर अपने रूल खुद बनाता है और तोड़ता है। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाउंड्री या रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये वही क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हैं जो हम सबको बचपन से ही मना किया गया है। पर ट्रेडिंग की दुनिया में आते ही आप अपनी सारी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। पर क्रिएटिव एक्सप्रेशन के कारण अगर आपको कभी हार या लॉस का सामना करना पड़े तो आपको उसका सामना हिम्मत से करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से लोग हार या लॉस का सामना नहीं कर पाते और सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मोड में चले जाते हैं, जो कि गलत है, और इससे ट्रेडर को और असफलता का सामना करना पड़ता है। अब आपको सुनकर लग रहा होगा कि ट्रेडिंग तो बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ आप गलत होंगे। आपके पास क्रिएटिव आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ फॉर्मेलिटी का सामना नहीं करना होगा। ट्रेडिंग में भी बाकी फील्ड्स की तरह कुछ छोटे रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको अपनी ब्रोकरेज फर्म खोलनी है तो आपको मिनिमम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। अगर आपको फ्लोर ट्रेडर बनना है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनना होगा। लेकिन अगर आप एक बार ट्रेडर बन गए तो आपको ज्यादा रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। एक ट्रेडर जब कोई डील करता है तो उसके पास केवल एक पॉसिबिलिटी नहीं होती है, उसके पास कम से कम 8 से 10 बिलियन पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज मार्केट के बदलते कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। ट्रेडर को कई बार खुद अंदाजा नहीं होता कि मार्केट किस तरफ जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि जब इतनी ढेर सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इतने ढेर सारे तरीके हैं, तो ट्रेडर पैसे हारता कैसे है? तो इसका जवाब भी बहुत आसान है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेडिंग की दुनिया में भी यही कहावत लागू होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। कोई ट्रेडर को नहीं बताता कि उसको क्या करना है। अगर वो एक अच्छा ट्रेडर बनता है तो उसको अच्छी किस्मत वाला कहा जाएगा। अगर वो असफल होता है तो उसकी स्किल्स पर सवाल उठाए जाएंगे। हम सबको आजादी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत कम ही होते हैं जो उसको ठीक से इस्तेमाल कर पाते हैं। हर व्यक्ति को अपने आप के लिए कुछ बाउंड्री और लिमिट बनानी पड़ती है, जिससे वो अपना नुकसान न कर बैठे। ये एडजस्टमेंट किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है ये एजुकेशन के कारण हो, या फिर हो सकता है ये उनकी सफलता के कारण हो। लेकिन अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो कुछ लिमिट्स रखना नेसेसरी हो जाता है। इसलिए हर ट्रेडर को इस समरी के जरिए हम यही सलाह देना चाहेंगे कि हर ट्रेडर को
एक मेंटल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। मेंटल स्ट्रक्चर बनाना आसान नहीं होता है, खासकर तब जब आप उस मेंटल स्ट्रक्चर में अपनी कमियों का सामना बार बार करें। इससे आपके अंदर लगातार एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलती रहेगी। हम सब जितना भी कहें कि आज के समय में सब बराबर है, पर हम सब एक दूसरे से अलग सोशल बैकग्राउंड में बड़े हुए हैं। जरूरी नहीं है कि सबकी सोच एक जैसी हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि सबकी अपब्रिंगिंग एक जैसी हुई हो सकता है कोई दूसरे शहर, देश या अलग बिलीफ्स के साथ बड़ा हुआ हो, जिससे उसके सोशल स्ट्रक्चर के कारण उसका मेंटल स्ट्रक्चर भी वैसा ही ढला हो। लेकिन ट्रेडिंग एक ग्लोबल मार्केट है, जहाँ पर हर इंसान को अपना मेंटल स्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ता है। चलिए आप सबके सामने एक सवाल रखते हैं। अगर आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो दुनिया में हर चीज के बारे में जानने के लिए कितना एक्साइटेड रहता है। हर बच्चा नई चीज सीखने के लिए भी एक्साइटेड रहता है। इन बच्चों को लिटिल लर्निंग मशीन भी कह सकते हैं। अगर फंडामेंटल लेवल पर देखा जाए तो ये एक्साइटमेंट या क्यूरियोसिटी एक फोर्स ही तो है जो इंसान के अंदर से खुद ही आती है। क्या उस बच्चे को उसके माँ बाप मोटिवेट कर रहे हैं हर चीज के बारे में जानने के लिए? नहीं ना, वो बच्चा खुद ही हर चीज को जानने के लिए एक्साइटेड है। साथ ही हर बच्चा एक ही चीज को लेकर उत्सुक नहीं होता। क्यूरियोसिटी में भी वेरिएशंस होते हैं। कुछ बच्चे किसी एक चीज को लेकर क्यूरियस होते हैं तो कुछ दूसरी चीज के लिए होते हैं। हम सब के अंदर यही उत्सुकता होती है जो हमको अपने काम की तरफ अवेयर बनाती। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी पता होता है कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इतनी छोटी उम्र से ही हम सब के अंदर इंडिविजुअलिटी पैदा हो जाती है। इस पसंद और नापसंद को नेचुरल अट्रैक्शन कहा जाता है। नेचुरल अट्रैक्शन हम सब के अंदर होता है। उसी से हम चुन पाते हैं कि हमारे इंटरेस्ट और पैशन किस चीज में है। यहाँ तक कि जिन चीजों में हम थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होते हैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। अगर आप लिस्ट बनाने बैठे तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिनमें आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे। इन सब के बाद आपके मन में अब ये सवाल होगा कि ये पैशनेट इंटरेस्ट आता कहाँ से है? तो ना तो ये आसमान से आता है और ना कोई चीज ये आपके अंदर भर सकता है। ये हर इंसान के अंदर उसके रहन सहन और सराउंडिंग से आता है। जिस इन्वायरमेंट में हम बड़े होते हैं उसी के हिसाब से हमारे पैशन और इंटरेस्ट भी डेवलप होते हैं। ये नेचुरल सिलेक्शन हमारी सहायता तो करता है, लेकिन कई बार हमको इससे खतरा भी होता है। इंडिविजुअलिटी को खतरा। इससे पिछले अध्याय में हमने इस पर चर्चा की थी कि आखिर कैसे हम सब के अंदर एक इंडिविजुअलिटी होती है जो हम सब के अंदर बचपन से ही नजर आने लगती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी यही यूनिकनेस कहीं खो जाती है। ये खोती नहीं है, बल्कि असल में हमारे हालात और परिवार के दबाव के कारण हम सब ये भूल ही जाते हैं कि असल में हम लोग को क्या करना था, और सबकी सुनते सुनते अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। ये हमारी एग्जिस्टेंस के सबसे गहरे स्तर पर जुड़ी है। इसलिए जब हमको इससे आजादी मिलती है तो कॉन्फ्लिक्ट होना तो जायज है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हो जहां सब बहुत फेमस और जाने माने खिलाड़ी या एथलीट हों, लेकिन वहीं आपका इंटरेस्ट क्लासिकल म्यूजिक या आर्ट में हो और आप न चाहते हो कि आप एथलीट बने। हो सकता है कि आपके अंदर एथलीट बनने की नेचुरल एबिलिटी भी हो, लेकिन आपका एथलीट बनने का कोई शौक ना हो। तो अब आप ही बताइए, अगर आप इस स्थिति में होंगे तो जाहिर है कि कॉन्फ्लिक्ट होना तो तय है। इसका कारण है कि कोई भी टिपिकल परिवार ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा किसी दूसरी फील्ड में जाए। ऐसे बच्चों को इनकरेजमेंट की तो छोड़िए, कई बार तो उन्हें सीधा सीधा मना कर दिया जाता है, जिससे उनका नेचुरल इंटरेस्ट उसी समय खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए आइए एक और कॉमन सिचुएशन को देखते हैं। एक बच्चा जिसने अपने जीवन में पहली बार कॉफी टेबल पर किसी रखी हुई चीज को नोटिस किया, जिसे हम फ्लावर वाज कहते हैं, वो ईगर है उस चीज के बारे में जानने के लिए, जिसका अर्थ है कि एक इंटरनल फोर्स है जो उसे उस वस्तु को एक्सपीरियंस करने के लिए मजबूर कर रही है। एक मायने में ये ऐसा है जैसे ये शक्ति उसके मन में एक वैक्यूम पैदा करती है, जिससे उसके दिमाग को उसके ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट से भरना होता है। इसलिए वो फ्लावर वाज पर नजर गड़ाता है और जानबूझकर लिविंग रूम के फर्श पर क्रॉल करके कॉफी टेबल की ओर बढ़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो अपने आप को अपने पैरों पर खींचने के लिए मेज के किनारे तक पहुँच जाता है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए एक हाथ मेज पर मजबूती से रखते हुए उसका दूसरा हाथ इस चीज को छूने के लिए आगे बढ़ता है। जिस चीज को उसने कभी टच नहीं किया, उसी पल वो पूरे कमरे से एक चीख सुनता है, नहीं नहीं उसे मत छुओ। बच्चा इस आवाज को सुनकर चौंक जाता है और अपने बट पर वापस गिर जाता है और रोने लगता है। जाहिर है ये आप सबको बहुत आम सी घटना लग रही होगी और एक जो पूरी तरह से अनअवॉइडेबल है। बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि वे कैसे खुद को चोट पहुंचा सकता है या फ्लावर वाज जैसी चीज कितनी मूल्यवान हो सकती है। उसको तो ये भी नहीं पता है कि कोई चीज वैल्यूएबल भी होती है। वास्तव में देखा जाए तो ये सीखना कि क्या सुरक्षित है और क्या नहीं है और चीजों का कॉस्ट एक इम्पोर्टेंट सबक है जो बच्चों को अवश्य सीखना चाहिए। हालांकि इन जैसे कुछ छोटी घटनाओं से हमारी साइकोलॉजिकल डायनामिक्स की हमारी कैपेसिटी पर सीधा असर पड़ता है।
ये हमारे जीवन में बाद में प्रभावी ढंग से ट्रेड करने के लिए रिक्वायर्ड डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन में कभी सहायता तो कभी दिक्कतें पैदा करता है। क्या होता है कि जब हमें अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस करने के अवसर डिनाई कर दिया जाता है कि जिस तरह से हम चाहते हैं, या हमें खुद को इस तरह से एक्सप्रेस करने के लिए मजबूर किया जाता है जो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस के मुताबिक नहीं है, ऐसे एक्सपीरियंसेस जाहिर हैं हम सबको परेशान करते हैं और अक्सर अपसेट कर देते हैं। अपसेट होने का अर्थ है अनबैलेंस्ड, लेकिन वास्तव में बैलेंस्ड क्या है? कुछ बैलेंस्ड न होने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो पहले बैलेंस्ड रहा हो या बराबर हो, पहले से स्थिर हो। वो कुछ डिग्री ऑफ करस्पॉन्डेंस है जो हमारे इंटरनल, मेंटल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच एग्जिस्ट करे, जहां हम अपने जीवन का एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब आप ये सुनकर सोच रहे होंगे कि इन सब बातों का अर्थ क्या है। तो आसान शब्दों में इसका अर्थ ये है कि हमारी जरूरतें और इच्छाएं हमारे मेंटल एनवायरनमेंट में पैदा होती हैं और वे पूरी होती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। यदि ये दो एनवायरनमेंट, मेंटल और एक्सटर्नल, एक दूसरे के साथ करस्पॉन्ड कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक इनर बैलेंस की स्टेट में हैं और हम सेटिस्फैक्शन या खुशी की भावना महसूस करते हैं। यदि इन दोनों वातावरण में करस्पॉन्डेंस नहीं है तो हम डिससैटिस्फैक्शन, क्रोध और निराशा का अनुभव करते हैं, या जिसे आमतौर पर इमोशनल पेन भी कहा जाता है। इस दर्द को हम सब ने जिंदगी में एक न एक बार तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। हो सकता है कभी घर से, कभी किसी चाहने वाले से, या कभी अपने बिजनेस पार्टनर से। इमोशनल पेन के और भी कारण होते हैं, जैसे अब हम जो चाहते हैं वो क्यों नहीं मिल रहा है, या किसी चीज में खुद को एक्सप्रेस करने की आजादी से रोका क्यों जा रहा है। इससे हम सबको इमोशनल पेन होता है। लेखक का इस इमोशनल पेन को लेकर ये मानना है कि जरूरतें और इच्छाएं मेंटल वैक्यूम पैदा करती हैं। अब आपको लगेगा कि देखा जाए तो इसका उत्तर ये है कि जिस प्लेनेट में हम रहते हैं उसमें वैक्यूम को न सहने की नेचुरल टेंडेंसी होती है, और जब भी कोई वैक्यूम मौजूद होता है उसे भरने के लिए आगे बढ़ता रहता है। फिलोसोफर स्पिनोजा ने सदियों पहले देखा था कि प्रकृति वैक्यूम से घृणा करती है। बोतल से हवा चूसो और आपकी जीभ और होंठ बोतल के मुंह से चिपक जाएंगे, क्योंकि आपने एक इम्बैलेंस या वैक्यूम पैदा कर दिया है जिसे अब भरना होगा। इसके पीछे के डायनेमिक्स क्या हैं? कभी आपने सोचा इस बारे में? लोग कहते हैं ना, आवश्यकता सभी आविष्कारों की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये माना जाता है कि नीड आपके दिमाग में एक मेंटल वैक्यूम बनाती है जिसे ये यूनिवर्स इंस्पायरिंग थॉट्स से ही भरेगा, बशर्ते आपका दिमाग अपनाने को तैयार हो। ये थॉट्स आपको अपनी नीड्स पूरी करने के लिए मजबूर करेंगे। इस संबंध में लेखक का मानना है कि हमारा मेंटल एनवायरनमेंट यूनिवर्स की तरह काम करता है। एक बार हम पहचान लेते हैं कि हमारी क्या आवश्यकता या इच्छा है तो हम उस नीड या वैक्यूम को एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से एक एक्सपीरियंस से भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। यदि हमें इस नीड या ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर पाने से रोक दिया जाता है तो तब हमको वाकई ऐसा लगता है कि जैसे हम कंप्लीट नहीं है, एक अधूरापन है, या वो कुछ थ्रिल जिंदगी से गायब है जो हमें असंतुलन या इमोशनल पेन की स्थिति में डाल देता है। एक बच्चे से उसका खिलौना ले लो जिससे उसका अभी मन न भरा हो, तो ऐसी स्थिति में हर बच्चे को इमोशनल पेन ही होगा। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप ऐसा उसकी भलाई के लिए ही कर रहे हो सकता है कि ये सब सुनकर आपको ये सब फालतू बातें लग रही हों, पर एक बार खुद के अंदर झांक कर देखिए, क्या आप वही काम कर रहे हैं जिसके आप सपने देखा करते थे? नहीं ना। क्यों नहीं? जानते हैं, जब तक हम 18 वर्ष के होते हैं तब तक हम इस पृथ्वी पर लगभग 6570 दिन रह चुके होते हैं। एक एवरेज निकाला जाए तो प्रतिदिन कई बार सामान्य बच्चा इस तरह की बातें सुनता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसे इस तरह से नहीं कर सकते, तुम्हें इसे इस तरह से करना होगा, अभी नहीं, मुझे इसके बारे में सोचने दो, मैं तुम्हें बता दूंगा, ये नहीं किया जा सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कर सकते हो? तुम्हें ये करना होगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखा जाए तो ये तो बस कुछ अच्छे तरीकों के एग्जाम्पल हैं जिससे हम सबको कभी न कभी बड़े होते वक्त अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से रोका गया होगा। भले ही हमने दिन में केवल 1 या 2 बार ऐसी बातें सुनी हो तो तब भी कई गुना बढ़ जाते हैं। जब तक हम एडल्टहुड तक पहुंचते हैं तब तक 1000 इनकार का सामना कर चुके होते हैं। ऐसे इनकार को हम लोग डिनाइड इम्पल्सेस भी कह सकते हैं। इन सभी इम्पल्सेस का क्या होता है जिन्हें डिनाई कर दिया जाता है और अधूरा छोड़ दिया गया है? क्या वे बस चले जाते हैं? वो जा सकती हैं अगर वे किसी तरह से रिकॉन्साइल करती हैं, या हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो भी तब अगर हम कुछ करते हैं या कोई और कुछ करता है हमारे मेंटल एनवायरनमेंट को वापस बैलेंस में लाने के लिए। ऐसी कई तकनीक हैं जिससे हम अपने मेंटल बैलेंस पर काबू पा सकते हैं। सबसे नेचुरल और खास कर एक बच्चे के लिए रोना है। रोना एक नेचुरल मैकेनिज्म है इन डिनाइड अधूरे इम्पल्सेस को रिकंसाइल करने के लिए। साइंटिफिक रिसर्चर्स ने पाया है कि आंसू नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से मिलकर बनते हैं। यदि इसे नेचुरली होने दिया जाए तो रोने से ये नेगेटिव आयन दूर हो जाएंगे, जिससे हम संतुलन की स्थिति में वापस आ जाएं। भले ही ओरिजिनल इम्पल्सेस कभी पूरी नहीं हो पाई हों, पर रोने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज्यादातर समय घटनाओं को उनके नेचुरल कोर्स
और डिनाइड इम्पल्सेस को रिकंसाइल करने का मौका ही नहीं दिया जाता है। इसके कई कारण हैं कि बड़ों को ये पसंद नहीं है जब उनके बच्चे, विशेषकर लड़के, रोते हैं और वे पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें रोने से डिस्करेज करने के लिए। तो ये तो हमारी सोसाइटी ने शुरुआत से बना रखा है कि लड़के रो ही नहीं सकते, जिस कारण आज भी कई लड़के डिप्रेशन और PTSD के शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से बड़े बच्चों को ये समझाने की जहमत नहीं उठाएंगे कि वे क्यों उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो वो नहीं करना चाहते हैं। अगर बड़े कोशिश भी करते हैं तो भी कोई जरूरी नहीं है कि वे इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए काफी होगा। सोचिए, अगर ये इम्पल्सेस रिकंसाइल नहीं हुई तो क्या होगा? आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा ना। इसका असर ये होगा कि ये सब इम्पल्सेस जमा होती रहती हैं और आमतौर पर किसी भी संख्या में एडिक्टिव और कंपल्सिव बिहेवियर पैटर्न्स में निकल कर आती हैं। एक बहुत ही जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल है कि हमें जो कुछ भी लगता है कि हमें बचपन में नहीं मिला, तो एडल्टहुड में पहुंचकर उस डिप्रीव्ड चीज के हम एडिक्ट बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी ओर ध्यान या अटेंशन पाने की कोशिश करना। बहुत से लोग इसके आदी हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसका सबसे अधिक कॉमन कारण ये है कि उनका मानना है कि जब वे छोटे थे तब उन्हें या तो पर्याप्त अटेंशन नहीं दिया गया था या उस स्टेज पर नहीं मिला जब ये उनके लिए इम्पोर्टेंट था। किसी भी मामले में बहुत बार किसी चीज की कमी अनरिजॉल्व्ड या अनसुलझी रह जाती है, जो उन्हें उन तरीकों से व्यवहार करने के लिए मजबूर करती है जो उस एडिक्शन को सेटिस्फाई करेंगी। हम लोगों के लिए ये समझना इम्पोर्टेंट है कि इन अनसेटिस्फाइड डिनाइड इम्पल्सेस जो हम सभी में मौजूद हैं के कारण हमें कंसंट्रेटेड रहने और हमें ट्रेडिंग के लिए एक डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट अप्रोच रखने की हमारी कैपेसिटी को किस तरह इन्फ्लुएंस कर। सेफगार्ड्स फॉर मेंटालिटी। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी मेंटालिटी को ट्रेडिंग की दुनिया में अपने काम को इफेक्ट नहीं करने देंगे। ट्रेडिंग की दुनिया में इफेक्टिवली काम करने के लिए हमें अपने बिहेवियर को गाइड करने के लिए रूल्स और लिमिट्स की जरूरत होती है। ये किसी भी ट्रेडिंग का एक सिंपल फैक्ट है कि इसमें खुद को भारी नुकसान करने की कैपेसिटी मौजूद है, और वो भी उस लेवल का नुकसान जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये नुकसान आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो सकते हैं। ट्रेड्स कई टाइप्स के होते हैं और इसमें नुकसान का जोखिम अनलिमिटेड है। खुद को डैमेज से बचाने के लिए हमें एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है जो एक तरीके का स्पेशलाइज्ड मेंटल डिसिप्लिन हो और एक पर्सपेक्टिव हो जो हमारे बिहेवियर को गाइड करता है, ताकि हम हमेशा अपने हित में काम करें। ये स्ट्रक्चर हर एक इंसान के अंदर मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट सोसाइटी की तरह कोई डेफिनिट स्ट्रक्चर नहीं देता है। मार्केट बिहेवियर पैटर्न के रूप में स्ट्रक्चर देते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कब खरीदने या बेचने का अवसर मौजूद हो, लेकिन इसी एक साधारण संकेत के साथ स्ट्रक्चर समाप्त हो जाता है। अदरवाइज प्रत्येक व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से आपके व्यवहार को गाइड करने के लिए कोई फॉर्मल रूल नहीं है, कोई शुरुआत, मिडिल या एंड भी नहीं है, जैसा कि हर दूसरी एक्टिविटी जो हम करते हैं में मौजूद होता है। ये गहरे साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है। मार्केट एक ऐसी नदी है जो लगातार चलती है। ये शुरू नहीं होती है, रुकती भी नहीं है, ये किसी का इंतजार भी नहीं करती है। बाजार बंद होने पर भी कीमतें अभी भी मूव कर रही होती हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि किसी भी दिन की शुरुआती कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितनी एक दिन पहले मार्केट बंद होने के वक्त थी। सोसाइटी में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमें इफेक्टिवली काम करने के लिए ऐसे बाउंड्री लेस एनवायरनमेंट के लिए तैयार नहीं करता है। ट्रेडिंग के कई कॉन्ट्राडिक्शंस में से एक ये है कि ये गिफ्ट भी है और साथ ही साथ ये कर्स भी है। गिफ्ट ये है कि शायद हमारे, या यूं कह लीजिए कि ज्यादातर आम लोगों के जीवन में पहली बार हम जो कुछ भी करते हैं उस पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। और कर्स ये कि हमारे बिहेवियर को गाइड या स्ट्रक्चर देने के लिए कोई एक्सटर्नल रूल या लिमिट्स नहीं है। अगर हम लगातार सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि ट्रेडिंग एनवायरनमेंट की अनलिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को दिमाग में रखते हुए कुछ हद तक रेस्ट्रेंट और सेल्फ कंट्रोल के साथ काम करें। हमें जिस स्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसको हमारे दिमाग को खुद ही डेवलप करना होगा। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल सबके बस की बात नहीं है और यहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं। पहली दिक्कत जिसका हर ट्रेडर को सामना करना पड़ता है वो है रूल या नियम बनाना। नियमों की आवश्यकता तो सभी को समझ में आ सकती है, लेकिन ये रूल्स बनाने के लिए खुद को मजबूर करना मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि हम अपना ज्यादातर जीवन इन्हीं रूल्स से मुक्त होने की कोशिश करते रहते हैं। आमतौर पर अपने लिए रूल्स बनाना बहुत दर्द और पीड़ा देता है। अब हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एक सफल ट्रेडर बनने के लिए अपनी सभी पिछली फ्रस्ट्रेशंस और डिसअपॉइंटमेंट्स को हैंडल करना होगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है और ये जरूरी नहीं है कि आपको ये सब झेलना ही है। लेखक का कहना है कि उन्होंने कई ऐसे ट्रेडर्स के साथ काम किया है जिन्होंने कंसिस्टेंसी से अपने एम्स को हासिल किया है और अपनी डिनाइड इम्पल्सेस के बैकलॉग को हैंडल करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है
कि आप इस सच्चाई को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि जिस मेंटल स्ट्रक्चर की आपको जरूरत है उसके लिए आपको इस पर कितना एफर्ट और फोकस करना पड़ेगा। आपको वो मेंटल स्ट्रक्चर पाना है जिससे नेगेटिव इफेक्ट को कंपनसेट कर सकें। ये इसलिए जरूरी है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए उसमें ये डिनाइड इम्पल्सेस बैरियर न बन जाए। ट्रेडिंग में दूसरी प्रॉब्लम जिसका ट्रेडर सामना करते हैं वो है फेलियर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ट्रेडिंग एक ऐसी पर्सनल चॉइस या डिसीजन है जिसका रिजल्ट तुरंत सामने आ जाता है। इसमें शुरू करने और खत्म करने की पूरी आजादी हमारे हाथ में होती है। परेशानी ये है कि हमें डिसीजन या चॉइसेस लेने की फ्रीडम तो चाहिए, लेकिन हम उसके रिजल्ट की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कई बार ट्रेडर्स रैंडमली ट्रेड करते हैं, यानी बिना किसी प्लानिंग के ट्रेड करते हैं, जो कि लेखक की नजर में एक बहुत बड़ी भूल है। रैंडमनेस को हम बिना जिम्मेदारी लिए एक अनस्ट्रक्चर्ड फ्रीडम कह सकते हैं। जब हम वेल डिफाइंड प्लान के बिना और अनलिमिटेड वेरिएबल्स के साथ ट्रेड करते हैं तो सक्सेसफुल ट्रेडर्स के लिए क्रेडिट लेना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि कुछ मेथड मौजूद था। पर दूसरी ओर उन ट्रेडर्स की जिम्मेदारी लेने से बचना बहुत आसान है जो उस तरह से नहीं निकले जैसा हम चाहते थे, क्योंकि हम अपनी गलती मानने की बजाय किसी वेरिएबल को दोष देते हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता नहीं था, और इसलिए हम पहले से इसको कंसीडर नहीं कर सकते थे। यदि मार्केट बिहेवियर वास्तव में रैंडम होता तो कंसिस्टेंसी पैदा करना नामुमकिन होता। यदि कंसिस्टेंट होना इम्पॉसिबल है तो हमें वास्तव में जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं है। इस लॉजिक के साथ समस्या ये है कि मार्केट का हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस हमें कुछ अलग बताता है। मार्केट में वही बिहेवियर पैटर्न बार बार सामने आते हैं। भले ही हर एक इंडिविजुअल पैटर्न का रिजल्ट रैंडम होता है, लेकिन पैटर्न की एक सीरीज का रिजल्ट हमेशा कंसिस्टेंट होता है। ये चीज स्टैटिस्टिकली भी रिलायबल है। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिसे बड़ी आसानी से एक डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड और एक कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ हल किया जा सकता है। रैंडम अप्रोच हो सकता है आज आपके फेवर में काम कर रही हो, पर कल को हो सकता है कि ये धोखा दे जाए और यही रैंडमनेस ही आपकी असफलता का कारण बन जाए। इसलिए हर ट्रेडर को अपने ट्रेड की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, न कि सब कुछ किस्मत या रैंडमनेस पर टाल देना चाहिए। ट्रेडिंग की तीसरी दिक्कत भी कहीं ना कहीं दूसरी दिक्कत से ही जुड़ी हुई है, और वो है रैंडम रिवार्ड्स की लत लग जाना। अब आप ये सुनकर सोच रहे होंगे कि अब रिवार्ड्स मिलने की आदत से क्या दिक्कत है, तो चलिए बताते हैं कि इससे दिक्कत क्या है। एक बंदर को आप किसी एक खास टास्क करने पर हर दफा रिवार्ड दीजिए, वो जल्दी ही इस चीज का आदी हो जाता है और वही टास्क करने की कोशिश करता है। ये रिवार्ड देना बंद कर दीजिए और वो उतने ही जल्दी उस टास्क को करना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप कभी कभी उस टास्क पर उसे रिवार्ड देते रहिए तो वो रिवार्ड की उम्मीद से उस टास्क को करता रहेगा। यही हालत हम लोगों की भी है। लेखक का कहना है कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि हम रैंडम रिवार्ड्स के लिए हमेशा तैयार क्यों बैठे रहते हैं। उनको लगता है कि ये उन यूफोरिया इंड्यूसिंग केमिकल से रिलेटेड है जो एक अनएक्सपेक्टेड प्लेजेंट सरप्राइज पाने पर हमारे दिमाग में रिलीज होते हैं। यदि कोई पुरस्कार रैंडम होता है तो हमें इसका कभी अंदाजा नहीं हो पाता कि हम इसे कब और कैसे पा सकते हैं। इस रिवार्ड से जो खुशी मिलती है या उस मजेदार एक्सपीरियंस पाने की आशा में एनर्जी और रिसोर्सेज को खर्च करना फिर मुश्किल नहीं है। वास्तव में कई लोगों के लिए ये बहुत एडिक्टिंग हो सकता है। दूसरी ओर जब हम किसी विशेष रिजल्ट की आशा करते हैं और वो नहीं मिलता है तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं और बुरा महसूस करते हैं। यदि हम इसे फिर से करते हैं और वही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट मिलता है तो इसके चांसेस बहुत कम है कि हम वो काम करते रहेंगे जिससे हम जानते हैं कि उसे करने से हमें इमोशनल पेन होगा। किसी भी एडिक्शन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये हमें चॉइसलेसनेस की स्थिति में छोड़ देता है। ये एडिक्शन जिस हद तक हम पर हावी होता है उतना ही हमारा ध्यान और कोशिशें उस ऑब्जेक्ट ऑफ एडिक्शन को पाने में लगता है। बाकी सब पॉसिबिलिटीज जो हर समय मौजूद होती हैं, दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो या तो इग्नोर कर दिया जाता है या फिर डिसमिस कर दिया जाता है। ये दूसरी जरूरतें क्या हैं? ये हैं खुद पर भरोसा करने की जरूरत है और हमारी ज्यादा एसेट्स को जोखिम में नहीं डालने की जरूरत। हम अपने एडिक्शन को सेटिस्फाई करने के अलावा और कोई काम करने में अपने आप को पावरलेस महसूस करते हैं। ये जो रैंडम रिवार्ड का नशा होता है ये ट्रेडर्स के लिए विशेष रूप से परेशानी का सबब बनता है। ये उस मेंटल स्ट्रक्चर को बनाने में एक और रुकावट पैदा करती है जिससे उसके काम में कंसिस्टेंसी आ सके। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में उतरने वाले हैं या अभी ट्रेड कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि रैंडम ट्रेड और गिफ्ट्स की आदत बिल्कुल न डालें। चौथी और सबसे बड़ी गलती जो हर ट्रेडर कभी ना कभी करता है वो ये है कि ये सोचना कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। हमारी अपब्रिंगिंग ने हमें एक सोशल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए प्रोग्राम किया है। इसका मतलब है कि हमने हमारी नीड्स, वांट्स और इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ थिंकिंग स्ट्रेटजीज हासिल कर लिया है जो सोशल इंटेंशन के लिए सुटेबल है।
हमने न केवल उन नीड्स, वांट्स और इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहना सीख लिया है जो हम खुद पूरा नहीं कर सकते, बल्कि इस प्रोसेस में हमने कई सोशल बेस्ड कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग टेक्निक्स भी हासिल कर लिए हैं। इसके जरिए हम और लोगों को इस तरह से व्यवहार करने को मजबूर करते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया इससे पूरी तरह से उल्टी है। ये एक ऐसी जगह है जहां आपको अपना फायदा खुद ही देखना होता है। मार्केट पर डिपेंड करना तो दूर की बात है, यहाँ हमारा जरा भी बस नहीं चलता है। मार्केट कंट्रोल और मैनिपुलेशन के बल पर नहीं चलता, बल्कि टेक्निक और सूझबूझ से चलता है। तो ट्रेडिंग की दुनिया में किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, लेकिन हम अपने परसेप्शन और मार्केट इंफॉर्मेशन को समझने और अपने बिहेवियर को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। तभी हम एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से काम कर सकते हैं। जिम्मेदारी उठाना और मेंटल एनवायरनमेंट सुधारना। अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि हमें अपनी मेंटालिटी की किस किस चीज से बचना है और उसको अपने ट्रेडिंग के काम में इंटरफियरेंस नहीं करने देना है। आइए अब बात करते हैं कि हमें मेंटली स्ट्रांग कैसे बनना है। जिम्मेदारी लेना कहने में बहुत सिंपल लगता है, पर इसके कॉन्सेप्ट को समझना और अपने ट्रेडिंग में इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। हम सभी ने जिम्मेदारी जैसे शब्द को सुना है और जरूरत पड़ने पर सामना किया है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आए हैं जहां हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें लगता है कि हम जानते हैं कि जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी और अपनी ट्रेडिंग की जिम्मेदारी दो अलग अलग चीजें हैं। अपनी ट्रेडिंग की जिम्मेदारी लेना और सक्सेस पाने के सही प्रिंसिपल्स को सीखना आपस में जुड़े हुए हैं। आपको ये एकदम गहराई के साथ समझना होगा कि ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए आप कैसे जिम्मेदार हैं और कैसे जिम्मेदार नहीं भी हैं। तभी आप उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना सकते हैं जो आपको उन ट्रेडर्स के चुनिंदा ग्रुप में शामिल करेगा जो मार्केट में लगातार सफल होते हैं। इसके लिए आपको अपने मेंटल एनवायरनमेंट को भी नया आकार या शेप देना होगा, जिससे आप एक नए और बेहतर व्यक्ति और ट्रेडर के रूप में आगे बढ़ पाएं। अपने इस नए वर्जन को बनाने के लिए आप जिन टूल्स को यूज करेंगे वो हैं आपकी विलिंगनेस और सीखने की इच्छा, जो आपके सफल होने के जुनून से प्रेरित होगी। यदि सीखने की इच्छा और विलिंगनेस आपके प्राइमरी टूल्स हैं, तो आपका माध्यम क्या है? एक मूर्ति बनाने वाला कलाकार कई माध्यम से काम करना चुन सकता है, मिट्टी, संगमरमर या धातु। लेकिन यदि आप अपना नया वर्जन बनाना चाहते हैं या ऐसी पर्सनालिटी बनना चाहते हैं जो लगातार आपको एक सफल ट्रेडर बनाए, तो आपके पास केवल आपकी बिलीफ्स और एटीट्यूड हैं। आपके आर्टिस्टिक कोशिश का माध्यम आपका मेंटल एनवायरनमेंट होगा, जहां आप अपनी सीखने की इच्छा से आप अपने बिलीफ्स और एटीट्यूड को रिस्ट्रक्चर और इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आपके अल्टीमेट गोल को पाने के लिए आवश्यक है। अगर आप इस समरी को यहाँ तक सुन चुके हैं तो यही कहा जा सकता है कि आपका अल्टीमेट गोल कंसिस्टेंसी है। यदि आप ज्यादातर ट्रेडर्स की तरह हैं, तो आपको आपके लिए उपलब्ध अवसरों की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। अपने पोटेंशियल को अधिक से अधिक यूज करने के लिए, उसे अपने जीवन में अधिक से अधिक रियलिटी बनाने के लिए आपका प्राइमरी गोल ये होना चाहिए कि आपको ये सीखना है कि कैसे कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह सोचना है। याद रखें, सक्सेसफुल ट्रेडर कई तरह के यूनिक तरीके से सोचते हैं। उन्होंने एक मेंटल स्ट्रक्चर हासिल कर ली है जो उन्हें बिना किसी डर के ट्रेड करने देता है और साथ ही उन्हें लापरवाही और फियर बेस्ड गलतियां करने से प्रोटेक्ट करता है। इस माइंडसेट के कई कंपोनेंट्स हैं, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि सक्सेसफुल ट्रेडर डर और लापरवाही के इफेक्ट्स को अपनी ट्रेडिंग से लगभग मिटा दिया है। ये दो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स उन्हें कंसिस्टेंट रिजल्ट देते हैं। जब आप इस माइंडसेट को हासिल कर लेंगे तो आप भी बिना किसी डर के ट्रेडिंग कर सकेंगे। आप फियर बेस्ड एरर्स को अवॉइड कर सकेंगे, जो रैशनलाइजिंग, अनजाने में इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करने, हिचकने, समय से पहले फैसले लेने या फिर ज्यादा उम्मीद रखने से होती है। एक बार जब डर चला गया तो कोई कारण नहीं होगा इन एरर्स या गलतियों को करने का, और ये गलतियां आपके ट्रेडिंग से लगभग गायब हो जाएंगी। हालांकि डर को खत्म करना केवल आधा क्वेश्चन है। दूसरा हिस्सा है रिस्ट्रेंट डेवलप करने की जरूरत। एक्सीलेंट ट्रेडर्स ने सीखा है कि इंटरनल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, या फिर एक ऐसा मेंटल मैकेनिज्म जो अधिक उत्साह के नेगेटिव इफेक्ट्स या लगातार विनिंग ट्रेड से आने वाले ओवर कॉन्फिडेंस को सर पर न चढ़ने दे। हम सबको सिखाया गया होगा कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग की दुनिया में भी ये रूल लागू होता है। एक ट्रेडर के लिए जीतना बेहद खतरनाक है यदि उस ट्रेडर ने अपने आप को मॉनिटर और कंट्रोल करना नहीं सीखा है तो। अब मान लीजिए कि आप कुछ ट्रेड लगातार जीत गए। यदि कुछ विनिंग ट्रेड्स आपको ऐसे केयरलेस स्टेट में पहुंचा देते हैं जो आपकी सफलता के लिए एक आवश्यक कंपोनेंट है, लेकिन सही एटीट्यूड पर बेस्ड नहीं है, तो आपके पास नेचर ऑफ ट्रेडिंग की एक बहुत ही गलत समझ है जो डेफिनेटली इमोशनल और फाइनेंशियल डिजास्टर ही देगी।
कुछ विनिंग ट्रेड्स पाने का मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन गए हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा क्योंकि ये हमें ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में ले जाता है जो केवल सबसे अधिक अकम्प्लिश्ड और कंसिस्टेंट बेसिस पर एक्सपीरियंस करते हैं। सच्चाई ये है कि एक विनिंग ट्रेड पाने के लिए आपको थोड़ी सी भी स्किल की जरूरत नहीं है। लेखक का कहना है कि वो ऐसे कई लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत की ट्रेडिंग करियर स्ट्रिंग ऑफ विनिंग ट्रेड्स के साथ किया था। जब आप आत्मविश्वास से भरे हों और किसी भी डर और चिंताओं से फ्री महसूस कर रहे हों, विनिंग ट्रेड्स की स्ट्रिंग के फ्लो में आना आसान है। ये एक तरह की नेचुरल रिदम बन जाती है जहां आपको क्या करना है बिल्कुल ऑब्वियस या सेल्फ एविडेंट होती है। ये लगभग वैसा ही है जिससे मार्केट खुद आपको चीख चीख कर बता रहा हो कि कब खरीदना है और कब बेचना है, और आपको एनालिटिकल सोफिस्टिकेशन की कोई खास जरूरत नहीं रह जाती है। और जाहिर है क्योंकि आपको कोई डर नहीं रह गया है, आप अपने टारगेट को बिना किसी इंटरनल आर्गुमेंट या कॉन्फ्लिक्ट के कर सकते हैं। लेखक यहाँ पर जो बात कह रहे हैं वो ये है कि किसी भी कोशिश में जीतना ज्यादातर एटीट्यूड का काम होता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन साथ ही ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एटीट्यूड उनके रिजल्ट्स में कितना बड़ा रोल प्ले करता है। ज्यादातर स्पोर्ट्स या अन्य कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेंट्स को फिजिकल स्किल्स के साथ साथ स्ट्रेटेजीज के रूप में मेंटल स्किल्स भी डेवलप करनी होती है। यदि स्किल्स में विरोधियों में डिफरेंस है तो बेहतर स्किल्स वाला व्यक्ति आमतौर पर जीतता है। जब एक अंडरडॉग एक बेहतर अपोनेंट को हरा देता है तो इसमें डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है? जब दो विरोधी इक्वली मैच्ड हो तो वो कौन सा फैक्टर है जो किसी एक का पलड़ा भारी कर देता है? दोनों ही मामलों में जवाब है एटीट्यूड। जानते हैं ट्रेडिंग को इतना इंटरेस्टिंग और साथ ही सीखना इतना मुश्किल क्यों बनाता है? वो ये है कि आपको वाकई में बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, आपको बस एक जीनियस विनिंग एटीट्यूड चाहिए। कुछ विनिंग ट्रेड्स एक्सपीरियंस करके आपको एक विनर की फीलिंग आ जाती है और यही फीलिंग विनिंग स्ट्रीक को बनाए रखती है। यही कारण है कि एक नौसिखिए या नोवाइस ट्रेडर के लिए विनिंग ट्रेड की एक स्ट्रिंग बनाए रखना संभव है, जबकि इंडस्ट्री के कई एक्सीलेंट मार्केट एनालिस्ट्स ऐसी विनिंग ट्रेड स्ट्रिंग के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। एनालिस्ट्स के पास स्किल्स हैं, लेकिन उनके पास विनिंग एटीट्यूड नहीं होते हैं। वे डर डर कर काम करते हैं। नोवाइस ट्रेडर्स को विनिंग एटीट्यूड का अनुभव होता है क्योंकि वो अभी डरता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास विनिंग एटीट्यूड है। इसका मतलब केवल ये है कि उसने अभी तक ट्रेडिंग एक्टिविटीज से ऐसा कोई अनुभव नहीं पाया है जो उसे डरा दे। आखिरकार हमारे नोवाइस ट्रेडर्स को नुकसान होगा और वो गलत साबित होगा, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव क्यों ना महसूस कर रहा हो। ट्रेडिंग में हारना और गलती होना इनएविटेबल है, बल्कि ये तो जिंदगी और ट्रेडिंग दोनों की हकीकत है। बेस्ट एनालिटिकल स्किल्स के साथ और जो सबसे पॉजिटिव एटीट्यूड मुमकिन हो उसके होते हुए भी एक ट्रेडर को कभी ना कभी एक लूजिंग ट्रेड का अनुभव होकर रहेगा। मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं और उसमें अस्थिरता बनी रहती है। साथ ही इतने अधिक वेरिएबल्स होते हैं कि जिन्हें ध्यान में रखना पड़ता है कि किसी भी ट्रेडर के हर बार सही होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपके मन में आ रहा होगा कि तब क्या होता है जब एक नोवाइस ट्रेडर इनविटेबली हार जाता है, उसकी केयर फ्री या चिंता मुक्त स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्रेडिंग से वो क्या उम्मीद लेकर चला था और वो इस एक्सपीरियंस को कैसे इंटरप्रेट करता है। ये उसके बिलीव्स और एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। रिएक्टिंग टू लॉस, अगर वो ये मानकर चल रहा है कि नुकसान से बचने का कोई पॉसिबल तरीका नहीं है क्योंकि हारना ट्रेडिंग का नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, तो जाहिर सी बात है कि उसके एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा और वो अगले ट्रेड में लग जाएगा। और यही सही ट्रेडिंग एटीट्यूड भी है। लेकिन अगर इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था तो उसे इस इंसिडेंट से इमोशनल पेन भी होगा। यही दर्द या तो उसे बना देगा या फिर उसे बर्बाद कर देगा। विनर्स, लूजर्स, बूमर्स एंड बस्टर्स। मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन की समरी के इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे ट्रेडर्स को विनर्स, लूजर्स, बूमर्स और बस्टर्स की कैटेगरी में बांटा जाता है। आपको सुनकर लग रहा होगा कि ये क्या बचकानी चीज है, लेकिन ये बचकानी चीज नहीं है। वास्तव में हर ट्रेडर को इन्हीं कैटेगरीज में बांटा जाता है। इसका कारण ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स या तो हार के ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या वो कुछ समय में सक्सेस के असली सोर्स का पता लगा लेते हैं। इस बीच कुछ ट्रेडर्स ट्रेडिंग में इतना तो सही कर ही लेते हैं कि वो एक ऐसे साइकिल में पहुंच जाते हैं जिसे आमतौर पर बूम एंड बस्ट साइकिल कहा जाता है। अब तक जो नोवाइस ट्रेडर का एग्जाम्पल लिया है उसके दिमाग में इंप्रेशन पड़ रहा होगा कि हर किसी में एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हर कोई नेगेटिव नहीं होता है और न ही ये जरूरी है कि वो हारेगा ही। हाँ,
ये सच है कि कुछ ट्रेडर्स लगातार हारते हैं और वो भी तब तक जब तक वे सब कुछ गंवा देते हैं या फिर ट्रेड करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वे गंवाने का और इमोशनल पेन या सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हालांकि कई ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो मार्केट के पक्के स्टूडेंट होते हैं और ट्रेडिंग करने के लिए नीडेड विनिंग एटीट्यूड रखते हैं, इसलिए वो आखिरकार कठिनाइयों के बावजूद पैसा कमाना सीख जाते हैं। लेकिन और इस पर लेखक ने काफी जोर दिया है कि वे केवल लिमिटेड बेसिस पर ही पैसा कमाना सीखते हैं। उन्होंने अभी तक ये नहीं सीखा है कि यूफोरिया या अति उत्साह का जो उल्टा असर पड़ता है उससे मुकाबला कैसे करें, या फिर उनको ये भी नहीं पता होता कि खुद ही अपना नुकसान करने के चांसेस से किस तरह से बचे। यूफोरिया और सेल्फ सबोटेज दो शक्तिशाली साइकोलॉजिकल फोर्सेस हैं जिनका आप पर गहरा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वे ऐसी ताकतें नहीं हैं जिनसे आपको ज्यादा चिंता करना पड़े, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक आप विन कर रहे हों, या यूं कहें कि लगातार जीत रहे हों। जब आप जीत रहे होते हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटीज पर ध्यान कम जाता है और फिर यूफोरिया जैसी फीलिंग एक समस्या भी हो सकती है, ये तो आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। यूफोरिया या अति उत्साह के साथ दिक्कत ये है कि ये सुप्रीम कॉन्फिडेंस पैदा करता है, जिससे आपको लगने लगता है कि कुछ भी गड़बड़ हो ही नहीं सकता, ऑलमोस्ट अनथिंकेबल। दूसरी ओर सेल्फ सबोटेज की वजह से जो गलतियां होती हैं वो कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं कि जैसे ट्रेडर्स विन करना डिजर्व भी करते हैं कि नहीं। जब आप जीत रहे होते हैं तब आप सबसे अधिक गलती करने वाले, ओवर ट्रेडिंग करने, बहुत बड़ी पोजीशन में एंटर करना, अपने ही रूल्स को तोड़ना या आम तौर पर इस तरह से काम करना जैसे कि आपके बिहेवियर पर कोई समझदारी या बाउंड्री की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है कि आप ये भी सोचने लगें कि आप ही मार्केट के गुरु हैं, हालांकि मार्केट शायद ही कभी आपसे एग्री करे, और जब ये एग्री नहीं करता है तो हमें गहरी चोट लग जाती है। नुकसान और इमोशनल पेन आमतौर पर काफी सिग्निफिकेंट होते हैं। आप एक बूम एक्सपीरियंस करेंगे और उसके बाद एक इनएविटेबल बस्ट। जैसा कि इस एपिसोड की शुरुआत में कहा गया था कि इन ट्रेडर्स को कैसे कैटेगरी में बांटा जाता है, तो लेखक के मुताबिक अगर उन्हें ट्रेडर्स को उनके रिजल्ट्स के आधार पर कैटेगराइज करना होता तो वो उन्हें 3 कैटेगरी में रखते। सबसे छोटा ग्रुप, शायद एक्टिव ट्रेडर्स के 10% से भी कम, ये वो हैं जो कंसिस्टेंट विनर्स होते हैं। मामूली गिरावट के साथ उनके पास लगातार बढ़ती इक्विटी कर्व है। वे जो ड्रॉ डाउन एक्सपीरियंस करते हैं वो उस तरह के नॉर्मल नुकसान होते हैं जो किसी भी ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी या सिस्टम को होता है। उन्होंने न केवल पैसा कमाना सीख लिया है बल्कि अब उन पर साइकोलॉजिकल फोर्स का कोई असर नहीं पड़ता है जो बूम एंड बस्ट साइकिल का कारण बनते हैं। इसके अलावा एक दूसरा ग्रुप भी है जिसमें 30 से 40% एक्टिव ट्रेडर्स शामिल होते हैं जो कंसिस्टेंट लूजर होते हैं। उनके इक्विटी कर्व कंसिस्टेंट विनर्स के कर्व्स के ठीक उल्टे होते हैं, जिसमें ज्यादातर लूजिंग ट्रेडर्स होते हैं और कभी कभार एक आध विनर ट्रेड भी होता है। भले ही वे कितने समय से ट्रेड कर रहे हों, इस ट्रेडिंग की दुनिया के बारे में ऐसा बहुत कुछ होता है जो उन्होंने नहीं सीखा है। उन्हें या तो नेचर ऑफ ट्रेडिंग के बारे में कोई इल्यूजन है या वो इससे इस तरह से एडिक्टेड हो जाते हैं कि उनके लिए विनर होना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और इन दोनों के अलावा जो लार्जेस्ट ग्रुप है जिसके अंदर बाकी के 40 से 50% एक्टिव ट्रेडर्स आते हैं वो हैं बूम एंड बस्टर्स। उन्होंने पैसा कमाना तो जैसे तैसे सीख लिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सीखा है कि ट्रेडिंग स्किल्स एक बहुत ही बड़ी फील्ड है जिस पर उनको महारत हासिल करनी होगी अगर वो अपना कमाया हुआ पैसा बचाना चाहते हैं, या यूं कहिए कि वो अपनी कमाई गंवाना नहीं चाहते हैं। तो इस कारण उनके इक्विटी कर्व आमतौर पर रोलर कोस्टर राइड्स की तरह दिखते हैं। एक अच्छी स्टीडी एसेंट या चढ़ाई के बाद एक खड़ी ड्रॉप ऑफ या गिरावट, फिर एक और अच्छा स्टीडी एसेंट, एक और खड़ी ड्रॉप ऑफ। उनकी ट्रेडिंग एक रोलर कोस्टर साइकिल की तरह लगातार चालू रहती है। इन 3 ग्रुपों के बारे में आपको सुनकर लग रहा होगा कि ऐसे ही थोड़े ना ग्रुप बन जाते हैं, लेकिन लेखक ने ये 3 ग्रुप बिना सोचे समझे ऐसे ही हवा में नहीं बना दिए हैं। उन्होंने कई अनुभवी ट्रेडर्स के साथ काम किया है जिन्होंने अनबिलीवेबल विनिंग स्ट्रीक्स एक साथ पाई हैं। कभी कभी महीनों निकल जाते हैं और एक भी दिन उन्हें लॉस नहीं होता है। लाइन से 15 या 20 विनिंग ट्रेड्स उनके लिए अनयूजुअल नहीं है, लेकिन बूम और बस्टर्स के लिए ये स्ट्रीक्स हमेशा एक ही तरह से भारी नुकसान में समाप्त होती हैं। ये नुकसान या तो यूफोरिया या सेल्फ सबोटेज का रिजल्ट होती हैं। यदि आप भी बूम एंड बस्ट साइकिल की इस तीसरी कैटेगरी में आते हैं तो इस पर ध्यान दें। यदि आप हर लूजिंग ट्रेड को फिर से कर सकते हैं जो एक गलती या लापरवाही का नतीजा था, अब आपके पास कितना पैसा होगा। इस बेसिस पर रिकैलकुलेट किए गए परिणाम के बाद अब आपका इक्विटी कर्व कैसा दिखेगा।
लेखक का मानना है कि आप में से बहुत से लोग कंसिस्टेंट विनर्स के ग्रुप में आएंगे। अब इस बारे में सोचें कि जब आपका नुकसान हुआ तो उस समय आपका क्या रिएक्शन था। क्या आपने उनकी पूरी जिम्मेदारी ली थी? क्या आपने ये पहचानने की कोशिश की कि आप अपनी सोच या बिहेवियर या फिर अपना एटीट्यूड कैसे बदल सकते हैं? या फिर आपने बाजार की ओर देखा और सोचा कि आप क्या और कैसे कुछ सीख सकते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना होने पाए? जाहिर सी बात है, मार्केट का आपकी लापरवाही और ना ही आपके द्वारा की गई गलतियों से कोई लेना देना है, और ना ही मार्केट को इस बात से कोई लेना देना है कि आप ये पैसा डिजर्व करते हैं कि नहीं। ट्रेडर्स के लिए ये कॉन्सेप्ट मानना शायद सबसे कठिन में से एक है कि बाजार आपका एटीट्यूड या स्टेट ऑफ माइंड नहीं क्रिएट करता है। ये केवल एक मिरर की तरह काम करता है और वही दिखाता है जो आपके खुद के अंदर है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, ऐसा इसलिए नहीं है कि मार्केट आपको ऐसा महसूस करा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके विश्वास और एटीट्यूड इस तरह से जुड़े होते हैं जो आपको आगे बढ़ने देता है और जो भी रिजल्ट हो उसकी जिम्मेदारी लेता है। साथ ही इनसाइट डेवलप करने में भी सहायता करता है। आप अपनी आत्मविश्वास की स्थिति बनाए रखते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लगातार सीख रहे हैं। इसके उलट यदि आप गुस्से में हैं और डरते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कुछ हद तक मानते हैं कि मार्केट ही आपके रिजल्ट्स का कारण है, न कि आप खुद अपने रिजल्ट्स पर कंट्रोल रखते हैं। इन सब बातों से लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदारी न लेने का सबसे बुरा रिजल्ट ये होता है कि ये आपको बेहद तकलीफ पहुंचाता है और आपको डिससैटिस्फाइड रखता है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। यदि आप अपने परिणामों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, तो आप मान लेंगे कि आपके पास सीखने के लिए कुछ नहीं है और आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। ऐसी सोच के साथ आप आगे नहीं बढ़ेंगे और आप नहीं बदलेंगे, जिसके कारण आप घटनाओं को पहले की तरह समझेंगे और इसलिए उन्हें उसी तरह से जवाब देंगे और फिर वही खराब रिजल्ट प्राप्त करेंगे। या आप शायद ये भी मान लें कि आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन और मार्केट नॉलेज प्राप्त करना है। सीखना हमेशा वर्चुअस होता है, लेकिन इस मामले में यदि आप अपने एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो आप अपनी नॉलेज का गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसे महसूस किए बिना आप अपनी नॉलेज का उपयोग जोखिम उठाने की जिम्मेदारी से बचने के लिए करेंगे। इस प्रोसेस में आप अंत में उन चीजों को क्रिएट करते हैं जिनसे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको उसी दर्द और डिससैटिस्फैक्शन के एक साइकिल में घेरे रखेगा। हालांकि ब्लेम करने से एक ठोस लाभ मिलता है और वो ये कि आप जो चाहते थे और जो नहीं मिला उसके लिए आप मार्केट को जिम्मेदार ठहराते हैं। आप अपनी खुद की हार्श सेल्फ क्रिटिसिज्म से टेम्पररी रूप से खुद को बचा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे टेम्परेरीली ही क्यों? लेखक ने टेम्परेरीली इसलिए कहा है क्योंकि आप जब जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं तो आप उस एक्सपीरियंस से ही खुद को अलग कर लेते हैं जिससे आपको सीखने की जरूरत होती है। विनिंग एटीट्यूड की हमारी डेफिनेशन याद रखें। आपके एफर्ट्स की पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, इस एक्सेप्टेंस के साथ कि आपको जो भी रिजल्ट मिलते हैं वो आपके लेवल ऑफ डेवलपमेंट का सही रिफ्लेक्शन है और अपने आप को बेहतर करने के लिए आपको क्या सीखने की जरूरत है। यदि आप उस पेनफुल फीलिंग्स को ब्लॉक करने के लिए ब्लेम करते हैं तो ये अपने आप को कोसने की वजह से है। आपने जो कुछ किया है वो एक घाव पर एक इन्फेक्टेड बैंडेड लगा दिया है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं जिससे आपको ये भी लगेगा कि आपने समस्या का सॉल्यूशन निकाल लिया है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि वो समस्या केवल बाद में फिर से उभरने वाली है। जब वो समस्या दोबारा खड़ी होगी तब आप उसको बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं सीखा है जिससे आप कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशंस बना सकें जो आपको एक बेहतर और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देगा। इन्हीं सब कारण से अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना जरूरी है। साथ ही हमें मार्केट को कभी हल्के में नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उसको लगातार पढ़ते रहना चाहिए जिससे हम उसका आकलन ठीक तौर पर कर पाएं। अगर आपने इन चीजों पर अमल कर लिया और साथ ही अपने अंदर विनिंग एटीट्यूड ले आए तो क्या पता आप भी उन 10% की कैटेगरी में आ जाएं जो कंसिस्टेंट विनर्स कहलाते हैं। डायनेमिक्स ऑफ परसेप्शन। पिछले अध्याय में आपने जाना कि कितने टाइप की कैटेगरी होती है और कैसे आप अपने अंदर विनिंग एटीट्यूड लाकर एक विनर बन सकते हैं। इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रेडिंग में परसेप्शन भी एक रोल प्ले करता है। इस बुक समरी का एक प्राइमरी पर्पस आपको ये सिखाना है कि मार्केट इंफॉर्मेशन से तकलीफ की थ्रेट को कैसे दूर किया जाए। बाजार से जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो अपने आप में हैप्पी या पेनफुल नहीं होती है। बाजार के नजरिए से ये सब बस इंफॉर्मेशन है। ऐसा लग सकता है कि बाजार आपको वो फीलिंग महसूस करा रहा है जैसे आप किसी भी समय महसूस कर रहे हों, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आपका अपना मानसिक स्ट्रक्चर है जो डिसाइड करता है कि आप कैसे उस इंफॉर्मेशन को परसीव करें, आप कैसा महसूस करें और एज अ रिजल्ट आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि नहीं कि आप आराम से बाजार जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसके फ्लो में बहते हुए उसका लाभ उठाएं।
प्रोफेशनल्स मार्केट्स के बारे में कुछ भी पेनफुल नहीं समझते हैं, इसलिए उनको कोई थ्रेट महसूस नहीं होती। अगर कोई खतरा नहीं है तो बचाव की भी कोई जरूरत नहीं है, जिसके कारण उनके कॉन्शियस या सबकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म को अलर्ट रहने के लिए कोई कारण नहीं है। यही कारण है कि प्रोफेशनल वो सब चीजें देख सकते हैं और कर सकते हैं जो हर किसी को रहस्यमय लगती है। वे फ्लो में हैं क्योंकि वे एक अवसर की लिमिटलेस फ्लो को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जब वे फ्लो में नहीं होते हैं तो सबसे बेहतरीन लोग उस फैक्ट को पहचान सकते हैं और फिर या तो वापस स्केलिंग करके या बिल्कुल भी ट्रेडिंग न करके उसको कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। यदि आपका एम प्रोफेशनल की तरह ट्रेडिंग करना है तो आपको बाजार को एक ऑब्जेक्टिव नजरिए से देखने की काबिलियत होनी चाहिए। आपको बिना किसी रेजिस्टेंस या हेजिटेशन के काम करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस या यूफोरिया में डूबकर नहीं, बल्कि कुछ हद तक अपने ऊपर पॉजिटिव रेस्ट्रेन रखकर। इसे ब्रीफली कहें तो आपका ऑब्जेक्टिव है मन की एक ऐसी यूनिक स्थिति क्रिएट करना जिसे एक ट्रेडिंग मेंटालिटी कहा जा सकता है। जब आप इसे पूरा कर लेंगे तो एक ट्रेडर के सक्सेस के बारे में बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस गोल को कैसे पूरा करूं? तो उसके लिए लेखक ने आपको उस गोल को पाने में आपकी मदद करने के लिए बाजार के साथ अपने संबंधों को फिर से डिफाइन करने का एक तरीका दिया है। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके कारण से कुछ भी रिस्क के रूप में देखने की बहुत कम या कोई पॉसिबिलिटी ना हो। रीडिफाइन से उनका मतलब है कि आपके पर्सपेक्टिव को बदलने और एक मेंटल स्ट्रक्चर से बाहर निकलने से है जो आपका ध्यान अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करे, न कि आपके अंदर के इमोशनल पेन को। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मेंटल सॉफ्टवेयर को डीबग करना होगा। दूसरे शब्दों में हम चाहते हैं कि हमारे मानसिक सॉफ्टवेयर कोड में से बग्स निकल जाएं और हमारा दिमाग ठीक हो जाए। इस काम को इफेक्टिवली करने के लिए नेचर ऑफ मेंटल स्ट्रेटजी की समझ की आवश्यकता होगी, और आप इस एनर्जी का उपयोग बाजार की इंफॉर्मेशन के लिए एक अनवांटेड नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा करने वाले पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं, इस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, जो हमारे और बाकी सभी चीजें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, कॉन्सिक्वेंटली एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ हमारे एनकाउंटर वो क्रिएट करता है जिसे लेखक ने हमारे दिमाग के अंदर एनर्जी स्ट्रक्चर्स का नाम दिया है। यादें, डिस्टिंक्शंस और अल्टीमेटली जीवन भर हम जिनसे बिलीफ्स एक्वायर करते हैं वे हमारे मानसिक वातावरण में स्ट्रक्चर्ड एनर्जी के रूप में मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर्ड एनर्जी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। आप खुद से पूछ रहे होंगे, ऊर्जा आकार या रूप कैसे लेती है? ह्यूमन कॉन्शियसनेस के विकास पर विचार करें और केवल 100 साल पहले की तुलना ढंग से कार्य करने के लिए क्या जानना जरूरी है ये सोचें। वहाँ ये इंडिकेट करने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि हमारे पास सीखने की अनलिमिटेड कैपेसिटी नहीं है। बस डिफरेंस इतना सा है कि जितना आज के समय में हम अवेयर हैं, अगर उतना अवेयर कोई 100 साल पहले होता तो उसका दिमाग हिल जाता। तो अपने दिमाग की इस कैपेसिटी का हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। एसोसिएशन की ताकत। पिछले अध्याय में हमने आपको ये बताया कि ट्रेडिंग में सब कैसे परसेप्शन का खेल है। अब इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि कैसे एसोसिएशन की ताकत ट्रेडिंग में और आपकी पर्सनल जिंदगी में भी कैसे सहायता करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक बच्चा जो पहली बार किसी डॉगी के पास जाता है और यदि वो डॉगी उस बच्चे पर भौंक देता है तो जाहिर सी बात है कि उस बच्चे के मन में एक डर बैठ जाएगा और वो जिंदगी भर डॉगी से डरेगा, क्योंकि उसका पहला एक्सपीरियंस खराब हुआ था। लेकिन क्या ये सही है कि किसी एक खराब एक्सपीरियंस से हम जिंदगी भर एक चीज से डरते रहें? इस एग्जाम्पल की तरह ट्रेड की दुनिया भी है, जहाँ कुछ ट्रेड हमें खराब एक्सपीरियंस देंगे, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि हम ट्रेड करना ही छोड़ दें। मार्केट केवल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, साथ ही ये ऑब्जर्वर यानी आपको अपनी ओर से कुछ करने की एक नीडलेस अपॉर्चुनिटी देता है। यदि आप उस सेकंड में जो देख रहे हैं उसके कारण आपको डर लगता है तो अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, क्या ये इंफॉर्मेशन वाकई खतरनाक है या आप बस पिछले एक्सपीरियंस के इन्फ्लुएंस की वजह से घबरा रहे हैं? इसे यूं भी कह सकते हैं कि आप वही देख रहे हैं जो आपका खुद का स्टेट ऑफ माइंड रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, तो चलिए आपको इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। एक सिनेरियो या सिचुएशन इमेजिन सेट करें जहां आपके अपने आखिर के 2 या 3 ट्रेड लॉस में थे। आप बाजार स्टडी कर रहे हैं और आप जो वेरिएबल यूज करते हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी वर्तमान में मौजूद है। तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बजाय आप संकोच करते हैं। आपको ये ट्रेड बहुत जोखिम भरा लगता है, इतना जोखिम भरा कि आप अपने से सवाल करना शुरू करते हैं कि क्या ये वाकई एक सिग्नल है?
जिसके कारण आप अपनी सोच को ही क्वेश्चन करने लगते हैं। आप ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढने लगते हैं जिससे ये साबित हो जाए कि ये ट्रेड काम क्यों नहीं करेगा। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिस पर आप नॉर्मली ध्यान नहीं देंगे और ये डेफिनेटली ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपकी ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी का हिस्सा है। इस बीच बाजार चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये आपकी ओरिजिनल एंट्री पॉइंट से दूर जा रहा है, जिस पॉइंट पर आप टारगेट में शामिल हो जाते यदि आप हेजिटेट नहीं करते। अब आप में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है क्योंकि आप अभी भी ट्रेड करने जा रहे हैं और विनिंग ट्रेड को खो देने का ख्याल पेनफुल है। साथ ही बाजार आपके एंट्री पॉइंट से दूर होता जा रहा है, तो पार्टिसिपेट करने का जो जोखिम है उसका मनी वैल्यू बढ़ने लगता है। आपके मन के अंदर टग ऑफ वॉर तेज हो जाती है। आप चूकना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आप खुद को बर्बाद होते हुए भी नहीं देखना चाहते हैं। आखिर में आप कुछ नहीं करते हैं क्योंकि आप अपनी दुविधा या कॉन्फ्लिक्ट के कारण पैरालाइज्ड हैं। आप अपने आप को ये बताकर अपनी इमोबिलिटी या कुछ न करना जस्टिफाई कर लेते हैं कि बाजार का पीछा करना बहुत जोखिम भरा है, जबकि आप बाजार की हर चाल पर तड़पते हैं क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपने एक अच्छे विनिंग ट्रेड को मिस कर दिया है। यदि इस सिनेरियो से आप रिलेट कर पा रहे हैं तो आप अपने आप से पूछें कि जिस समय आप हेजिटेट कर रहे थे, क्या आप ये समझ रहे थे कि मार्केट क्या अवेलेबल कर रहा है, या आपके दिमाग में जो डर था आपको वो उस हिसाब से दिख रहा था। मार्केट ने आपको सिग्नल दिया, लेकिन आपने उस सिग्नल को एक ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से नहीं देखा। आपने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आप विनिंग या पैसा कमाने से मिलने वाली पॉजिटिव फीलिंग एक्सपीरियंस कर सकते थे। हालांकि ये ठीक वही चीज थी जो मार्केट आपको अवेलेबल कर रहा था। देखा जाए तो आपने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। जरा इसके बारे में एक पल के लिए सोचें। अगर ये सिनेरियो बदल दिया जाए कि आपके पिछले 2 या 3 ट्रेड लूजिंग होने के बजाय विनिंग होते, तो तब क्या आपने सिग्नल को अलग तरीके से देखा होता? क्या आप उस सिग्नल को पिछले सिनेरियो के कंपैरिजन में इसे एक बेटर विनिंग अपॉर्चुनिटी की तरह रिसीव करेंगे? अगर आपको लाइन से 3 विनर्स मिले होते तो तब क्या आप उस ट्रेड को करने में हेजिटेट करेंगे? बिल्कुल नहीं, है ना? हेजिटेट करना तो दूर की बात है। यदि आप ज्यादातर ट्रेडर्स की तरह हैं तो आप शायद लोड बढ़ाने पर ध्यान दे रहे होंगे। हर एक स्थिति में मार्केट ने एक ही सिग्नल दिया, लेकिन पहले सिनेरियो में आपकी स्टेट ऑफ माइंड नेगेटिव और फियर बेस्ड थी और आपने फेलियर की चांस पर फोकस किया। यही कारण था कि जिससे आप हेजिटेट कर गए। दूसरे सिनेरियो में आपने शायद ही कोई जोखिम महसूस किया हो। आपने भी सोचा होगा कि बाजार एक सपने को साकार कर रहा था, जिस कारण इस सिनेरियो में ट्रेड करना आसान बन गया। बल्कि ऐसे में आप झट से जरूरत से ज्यादा पैसा लगाने को तैयार हो जाएंगे। यदि आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट करें कि बाजार पॉजिटिव या नेगेटिव रूप से चार्ज की गई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आपके अपने दिमाग में है और ये इस बात का असर है कि आप इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मार्केट आपको फेलियर और पेन या विन और हैप्पीनेस पर फोकस नहीं करता है। इंफॉर्मेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटी हमारे अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस का प्रोडक्ट है। हमारा दिमाग लगातार जो हमारे बाहर है यानी सूचना को किसी ऐसी चीज से जोड़कर देखता है जो पहले से ही हमारे मन में मौजूद है, यानी जो हम पहले से जानते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे बाहरी सर्कमस्टांसेस और मनी डिस्टिंक्शंस या बिलीफ के साथ ये सर्कमस्टांसेस बिल्कुल वैसी ही जुड़ी हुई हैं। एज अ रिजल्ट, पहले सिनेरियो में यदि आप 2 या 3 लूजिंग ट्रेड से बाहर आ रहे हों तो जो अगला सिग्नल मार्केट आपको देता है कि एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा रिस्की लगेगी। आपका मन ऑटोमेटिकली और अनजाने में ही आपके सबसे रिसेंट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ जुड़ रहा है, यानी नाउ मोमेंट के साथ। ये लिंक आपको लूज करने के पेन की याद दिला देता है और आपके मन में एक फियरफुल स्टेट पैदा कर देता है। इससे क्या होता है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसे आप एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से परसीव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मार्केट आपको थ्रेटनिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो जाहिर है आपकी हिचकिचाहट जस्टिफाइड है। दूसरे सिनेरियो में वही प्रोसेस आपको उस स्थिति को कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखने का कारण बनती है, क्योंकि आप 3 विनिंग स्ट्रीक से बाहर आ रहे हैं। नाउ मूवमेंट और पिछले 3 ट्रेडों के उत्साह के बीच संबंध एक यूफोरिक स्टेट ऑफ माइंड बनाता है। आपको ऐसा लगता है जैसे ये बाजार आपको रिस्कलेस मौका फराहम कर रहा हो। इससे होता क्या है कि ये आपको ओवर कमिट या अपनी लिमिट से ज्यादा ट्रेड करने को सही ठहराता है। पहले भी लेखक मार्क डगलस ने कहा था कि बहुत से मेंटल पैटर्न जो ट्रेडर्स को हारने और गलतियां करने का कारण बनते हैं, वे इतने साफ और गहरे हैं कि हमें ये एहसास भी नहीं होगा कि हम अपने सोचने के ढंग के कारण लगातार सफल नहीं हो रहे हैं। उस कंसिस्टेंसी को पाने में तीनों समझना, कॉन्शियसली अवेयर होना और फिर सीखना कि मन को कैसे दरकिनार किया जाए का बड़ा हाथ है।
आपको ऐसा स्टेट ऑफ माइंड का विकास करना होगा और उस स्टेट को बनाए रखना होगा जो ट्रेड के अवसर या फ्लो को पहचान ले और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण होने वाली समस्याओं के कारण कोई थ्रेट ऑफ पेन न महसूस करे। इसके लिए ये जरूरी है कि आप एसोसिएशन प्रोसेस पर अपना कॉन्शियस कंट्रोल बनाए रखें। इस कंट्रोल पर जिसने महारत हासिल कर ली वो अपने आप ही एक अच्छा ट्रेडर बन जाएगा। आपने अपने ऊपर तो नियंत्रण पा लिया, पर मार्केट तो अभी भी अनस्टेबल ही है। मार्केट किस तरह से अनस्टेबल और अनसर्टेन होती है और कैसे आपको इसके अनुसार ढालना हो। मार्केट में रिस्क और अनसर्टेनिटी। बुक समरी के इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिंग की दुनिया में एक ट्रेडर के लिए कितनी अनस्टेबल और अनसर्टेनिटी होती है और कैसे ट्रेडर को इसका एक पर्सपेक्टिव रखना पड़ता है। ज्यादातर किसी भी ट्रेडिंग सिचुएशन में एक स्पेसिफिक ट्रेडर जोखिम की उसके सबसे रिसेंट के 2 या 3 ट्रेडों की आउटकम के कारण एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। दूसरी ओर सबसे अच्छे ट्रेडर्स पर उनके लास्ट आउटकम का कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। यहाँ तक कि उनके पिछले कई ट्रेड का भी असर नहीं होता है। तो वे किसी भी ट्रेडिंग सिचुएशन के रिस्क परसेप्शन को अपने पर्सनल और साइकोलॉजिकल वेरिएबल के बारे में सोचकर नहीं बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गैप है जो आगे बढ़कर आपको ये विश्वास दिला देता है कि बेस्ट ट्रेडर्स के दिमाग में इनहेरेंट डिजाइन क्वालिटीज होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि ऐसा नहीं है। उनके मुताबिक पिछले 18 वर्षों में जिस भी ट्रेडर के साथ उन्होंने काम किया है उनके पास यही सीखा था कि नाउ मोमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लो में ठीक से फोकस्ड रहने के लिए उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया है। ये एक यूनिवर्सल समस्या है जो हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हमारे सामान्य सोशल अपब्रिंगिंग दोनों से रिलेटेड है। सेल्फ स्टीम से रिलेटेड अन्य फैक्टर भी हैं जो आपकी कंसिस्टेंट सक्सेस में बाधा की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन अब हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है एक ट्रेडर के रूप में सफल होने के लिए। ट्रेडिंग की नेचर की कोई सीक्रेट जैसी कोई चीज है तो ये है कि पहला कि एक ट्रेडर को बिना किसी डर या ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करने की एबिलिटी। दूसरा ये है कि बाजार अपने पर्सपेक्टिव से क्या ऑफर कर रहा है उसे समझना। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपना दिमाग हमेशा अभी के मोमेंट या नाउ मोमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लो में पूरी तरह से केंद्रित रहें। चौथा और आखिरी, स्पॉन्टेनियस रूप से जोन में प्रवेश करें। जोन मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ जिसे कोई हिला नहीं सकता कि आउटकम हमेशा अनसर्टेन ही रहेगा। बेस्ट ट्रेडर उस पॉइंट तक इवॉल्व हो जाते हैं जहां वे बिना किसी संदेह या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के इस बात पर विश्वास करते हैं कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। उनका अनसर्टेनिटी पर इतना शक्तिशाली विश्वास होता है कि ये वास्तव में उनके दिमाग को नाउ मोमेंट से जुड़ने से रोकती है और उनके सबसे रिसेंट ट्रेडों के रिजल्ट्स का असर नहीं आने देते हैं। इस एसोसिएशन को नजरअंदाज कर वे अपने दिमाग को अनरियलिस्टिक और उन फिक्स्ड उम्मीदों से, जैसे कि बाजार कैसा होगा, उससे मुक्त रख पाते हैं। उस तरह की अनरियलिस्टिक उम्मीदें पैदा करने के बजाय जो अक्सर इमोशनल और फाइनेंशियल पेन देती है, उन्होंने मार्केट जो भी अपॉर्चुनिटीज दे उसको फायदा उठाने के लिए खुद को उपलब्ध कराना सीख लिया है। मार्केट जब भी जो भी अवसर प्रदान कर सकता है उसका लाभ उठाना सीख लिया है। अपने आप को उपलब्ध बनाना एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसे आप समझते हैं कि जिस फ्रेमवर्क से आप इंफॉर्मेशन को समझ रहे हैं वो जो ऑफर के हिसाब से काफी लिमिटेड है। हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली हर उस अवसर को परसीव नहीं करता जो किसी भी समय हमारे सामने आता है। इस अनसर्टेनिटी और अनस्टेबिलिटी के अलावा अगर हम ट्रेडर की बात करें तो बहुत कम लोग जो ट्रेडिंग करने का निर्णय लेते हैं वे कभी समय लेते हैं या यह सोचने की कोशिश करते हैं कि एक ट्रेडर होने का मतलब क्या है। ट्रेडिंग में जाने वाले ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक ट्रेडर होने का मतलब एक अच्छा मार्केट एनालिस्ट होना है। जैसा कि लेखक ने पहले भी कहा है कि यह सच्चाई से एकदम परे है। गुड मार्केट एनालिसिस डेफिनेटली किसी भी सफलता में योगदान दे सकता है, लेकिन ये ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए इतना ध्यान और महत्व के लायक नहीं है कि जितना इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मार्केट बिहेवियर पैटर्न्स के अलावा बहुत कुछ ही यूनिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये इन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का नेचर है जो ये डिसाइड करती हैं कि किसी को कैसा होना चाहिए मार्केट एनवायरनमेंट में ढंग से काम करने के लिए। ऐसे वातावरण में इफेक्टिवली काम करना जिसके सभी गुण, ट्रेड्स या विशेषताएं उन सब से फर्क जिसकी हमें आदत है, तो हमें अपने सोचने के ढंग में कुछ एडजस्टमेंट या चेंजेस करने की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स पाने के लिए किसी विदेशी स्थान की यात्रा करना चाहते हैं तो पहली चीज जो आप करेंगे वो है लोकल ट्रेडिशंस और रीति रिवाजों से खुद को परिचित करना। ऐसा करने से आप उन तरीकों को सीखेंगे
जिससे उस वातावरण में सफलतापूर्वक काम करने के लिए आपको अडॉप्ट करना होगा। ट्रेडर्स अक्सर इस फैक्ट को अनदेखा करते हैं कि लगातार सफल ट्रेडर बनने के लिए उन्हें अडॉप्ट करना पड़ सकता है। इसके लिए दो कारण हैं। पहला ये है कि विनिंग ट्रेड करने के लिए आपको किसी भी टाइप के स्किल की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर ट्रेडर्स को तकलीफ भरे कई साल लग जाते हैं ये समझने या एक्सेप्ट करने में कि कंसिस्टेंट होने के लिए कभी कभार एक विनर पिक कर लेना काफी नहीं होता। दूसरा कारण ये है कि आपको ट्रेड करने के लिए कहीं भी ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक फोन की जरूरत है। आपको सुबह बिस्तर से उठना भी जरूरी नहीं है। यहाँ तक कि किसी ऑफिस से ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स को भी अपने ट्रेड को चालू या बंद करने के लिए ऑफिस में होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने पर्सनल इन्वायरमेंट से ही मार्केट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग के लिए किसी ज्यादा बड़े एडाप्टेशन की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ हद तक आप शायद पहले से ही ट्रेड की प्रकृति के बारे में कई फंडामेंटल ट्रुथ्स जानते और समझते हैं, लेकिन किसी के बारे में अवेयरनेस, किसी प्रिंसिपल, इंसाइट या कॉन्सेप्ट की समझ होने का मतलब ये नहीं है कि आप में एक्सेप्टेंस और बिलीफ है। जब कुछ भी वास्तव में स्वीकार किया गया है तो वो हमारे मेंटल एनवायरनमेंट के किसी अन्य कंपोनेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। जब हम किसी चीज में विश्वास करते हैं, हम उस पर विश्वास से बिना कॉन्फ्लिक्ट के या एक्स्ट्रा एफर्ट के एक नेचुरल तरीके से काम करते हैं। हमारे मन के किसी भी अन्य कंपोनेंट के साथ जिस भी हद तक कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे उसी हद तक एक्सेप्टेंस की कमी है। इसीलिए समझना मुश्किल नहीं है कि आखिर क्यों इतने कम लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं। वे अपने मन के बीच मौजूद कई कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने के लिए नेसेसरी मानसिक मेहनत नहीं करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स उन चीजों के बीच होती है जो वे पहले से सीख चुके हैं और उन पर विश्वास करते हैं, और ये एक्सेप्ट करना कि ये पुरानी लर्निंग की एक सोर्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है सक्सेसफुल ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स को लागू करने में। मार्केट में आना और फ्री फ्लोइंग स्टेट ऑफ माइंड का ट्रेडिंग के लिए फायदा उठाने के लिए ये जरूरी है कि वो कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह रिजॉल्व किए जाएं। इस सारांश के इस अध्याय में हमने जाना कि मार्केट में अनसर्टेनिटी और अनस्टेबिलिटी के बावजूद भी ट्रेडर कैसे सफल बन सकते। प्रोबेबिलिटीज का खेल। इस अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर एक ट्रेडर के लिए प्रोबेबिलिटीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं और इसका ट्रेडर कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि प्रोबेबिलिटीज में सोचने का रियलिटी में क्या मतलब है और किसी ट्रेडर की लगातार सफलता के लिए ये इतना आवश्यक क्यों है। यदि आप इस अंतिम सेंटेंस को एनालाइज करते हैं तो आप देखेंगे कि लेखक ने कंसिस्टेंसी को प्रोबेबिलिटीज पर बेस्ड बताया है। ये एक कंट्राडिक्शन की तरह लगता है। कोई कैसे उस इवेंट से कंसिस्टेंट आउटकम दे सकता है जिसका अनिश्चित प्रोबेबल आउटकम है। इसको समझने के लिए हमें बस इतना करना है कि हमें गैम्बलिंग इंडस्ट्री को देखना है। कॉर्पोरेशंस बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करते हैं, करोड़ों में या शायद अरबों में, आलीशान होटल बनाने में ताकि लोगों को अपने कैसीनो की ओर अट्रैक्ट कर सकें। यदि आप लॉस वेगास गए हैं तो आप ठीक से जानते हैं कि लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। गेमिंग कॉर्पोरेशन भी अन्य कॉर्पोरेशन की तरह ही हैं। इसमें उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को ये बताना होता है कि वे अपनी एसेट्स कैसे और कहां एलोकेट करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो लोग इतनी आसानी से जस्टिफाई कर पाते अगर गैम्बलिंग के गेम का आउटपुट इतना रैंडम ही होता तो? जरा सोचिए इस बारे में। लोगों को भले ही लगता हो कि वो कैसीनो जाके अमीर बन जाएंगे, लेकिन जीतते हमेशा कैसीनो वाले ही हैं। प्रत्येक ट्रेड जिसे कोई भी ट्रेड करने का निर्णय लेता है का आउटकम किसी ना किसी तरह से उस बाजार में पार्टिसिपेट करने वाले अन्य ट्रेडर्स के व्यवहार से प्रभावित होता है, जिससे सभी ट्रेडों का आउटकम अनसर्टेन होता है। क्योंकि सभी ट्रेडों का अनसर्टेन आउटकम होता है, इसलिए जुए की तरह प्रत्येक ट्रेड या अगले ट्रेड, अंतिम ट्रेड या भविष्य में किसी भी ट्रेड से स्वतंत्र होता है। भले ही ट्रेडर प्रत्येक ट्रेड के लिए कुछ ही नॉन वेरिएबल का उपयोग करके अपनी एज पहचान सकता है। इसके अलावा यदि प्रत्येक इंडिविजुअल ट्रेड का आउटकम हर दूसरे ट्रेड से स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी विनिंग या लूजिंग स्ट्रीक में जीत और हार के बीच रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तीसरा, कैसीनो के मालिक प्रत्येक इंडिविजुअल घटना के आउटकम को पहले से जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इस फैक्ट के अलावा ये बहुत मुश्किल होगा सभी अननोन वेरिएबल को देखते हुए प्रत्येक खेल में कंसिस्टेंट परिणाम बनाने आवश्यक नहीं है। कैसीनो ऑपरेटरों ने सीखा है कि बस उन्हें इतना करना है कि वे सभी ऑड्स को अपने पक्ष में रखें और इतनी ज्यादा इवेंट्स करनी है कि उनका एज को अपना काम करने का पर्याप्त अवसर मिले। जिन ट्रेडर्स ने प्रोबेबिलिटी में सोचना सीख लिया है वे लगभग एक ही पर्सपेक्टिव से बाजारों का रुख करते हैं। छोटे या माइक्रो स्तर पर उनका मानना है कि प्रत्येक ट्रेड यूनिक है। वे क्या समझते हैं ट्रेड की नेचर के बारे में कि किसी भी समय बाजार बिल्कुल एक पिछले चार्ट जैसा दिख सकता है और जो ज्योमेट्रिक मेजरमेंट्स
और मैथमेटिकल कैलकुलेशन अलग अलग एज को समझने के लिए बिल्कुल समान हो सकती हैं, लेकिन मार्केट में एक्चुअल कंसिस्टेंसी कभी भी समान नहीं होती है। किसी विशेष पैटर्न के लिए अब बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा कि किसी पिछले पल में था, तभी मुमकिन है अगर उस पिछले पल में पार्टिसिपेट करने वाला प्रत्येक ट्रेडर मौजूद हो। ऐसा होने की संभावना इम्पॉसिबल है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप इस फेनोमेना को समझें, क्योंकि आपके ट्रेड के लिए साइकोलॉजिकल इफेक्ट अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। डिफाइनिंग द टर्म्स। इस अध्याय में हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने ट्रेडिंग के नाउ मोमेंट पर एक्ट करने से रोकती हैं। क्या वो हमारा डर है? तो हमारे डर का स्रोत क्या है? हम अब ये जानते हैं कि हमारे डर का स्रोत मार्केट नहीं है। हम जान सकते हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफिक योजना है कि यदि कोई ट्रेड काम करता है तो हम कैसे लाभ लेने जा रहे हैं। परंतु बात यही है, अगर हम सोचते हैं कि हम जानते हैं कि बाजार क्या करने जा रहा है तो हम मुश्किल में हैं, और वो सब जो हमें नेगेटिव चार्ज में डालने के लिए काफी है। मुझे पता है कि बाजार से क्या उम्मीद की जाए। ऐसे मन की स्थिति किसी भी विश्वास, मेमोरी या एटीट्यूड के लिए है जो हमें ऊपर और नीचे के टिक्स या किसी भी व्याख्या करने के लिए प्रेरित करती है। बाजार की इंफॉर्मेशन कुछ भी हो, लेकिन हमारी ओर से कुछ करने की अपॉर्चुनिटी ही होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? आखिरकार पैसा कमाना हर किसी का गोल होता है, लेकिन अगर ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने की बात थी तो अभी आप इस समरी को इतने ध्यान से न सुन रहे होते। विनिंग ट्रेड या यहाँ तक कि विनिंग ट्रेड की इस स्ट्रीक के लिए बिल्कुल भी किसी स्किल की जरूरत नहीं होती है। दूसरी ओर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स और हमने जो बनाया है उसे बनाए रखने के लिए स्किल चाहिए। कंसिस्टेंटली पैसा बनाने के लिए कुछ मेंटल स्किल पाने और महारत हासिल करने का बाय प्रोडक्ट है। जिस हद तक आप समझें कि ये वही हद है जिस पर आप पैसे पर ध्यान देना बंद कर देंगे और इसके बजाय ध्यान इन स्किल्स में महारत हासिल करने के लिए आप अपने ट्रेडिंग को एक टूल के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे। स्किल्स क्या है? कंसिस्टेंसी एक केयरफ्री ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड का परिणाम है, जहां बाजार हमें जो कुछ भी ऑफर कर रहा है उसे देखने और उस पर एक्ट करने के लिए खुद को उपलब्ध कराना और किसी भी नाउ मोमेंट में काम करना है। एक केयरफ्री मन की स्थिति क्या है? केयरफ्री का मतलब है कॉन्फिडेंस, लेकिन अति उत्साह नहीं। जब आपके मन की केयर फ्री स्थिति हो तो आपको कुछ भी करने में कोई डर, झिझक या मजबूरी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने बाजार की इंफॉर्मेशन को खतरे के रूप में डिफाइन और इंटरप्रेट करना एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन इस खतरे की भावना को दूर करने के लिए आपको जोखिम को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना होगा। जब आपने जोखिम एक्सेप्ट कर लिया है, आप किसी भी आउटकम के साथ शांति से रहेंगे। किसी भी आउटकम के साथ शांति से रहने के लिए आपको खुद ही रिकंसाइल करना होगा। इसके अलावा आपको इन सच्चाइयों को अपनी मानसिक सिस्टम में कोर विश्वासों के रूप में इंटीग्रेट करना होगा। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी मन की ऐसी अवस्था है जहां आपकी हर चीज के प्रति कॉन्शियस पहुंच होती है, जहां आपने बाजार की नेचर ऑफ मूवमेंट के बारे में जान लिया है। दूसरे शब्दों में, आपके पेन अवॉइडेंस मैकेनिज्म कुछ भी ब्लॉक या चेंज नहीं कर रहे हैं। खुद को उपलब्ध कराने का क्या मतलब है? स्वयं को उपलब्ध कराने का मतलब है कि ऐसे कॉन्शियस तरीके से ट्रेड करना कि आप कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप जीतने या हारने से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप न ही अपने पैसे वापस पाने या बाजार से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, आप बाजार में आते हैं, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है कि इसे किसी भी तरह से अनफोल्ड होने दें, और आपके लिए उपलब्ध अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए मन की सबसे अच्छी स्थिति में रहें। नाउ मोमेंट क्या है? नाउ मोमेंट में ट्रेडिंग करने का मतलब है कि कोई भी पोटेंशियल नहीं है किसी पिछले अनुभव के साथ ट्रेड में शामिल होने, बाहर निकलने, ऐड या किसी ट्रेड से अलग होने का पास्ट एक्सपीरियंस जो आपके मानसिक वातावरण में पहले से मौजूद है। इसके साथ ही फंडामेंटल ट्रूथ और स्किल्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आपके मन में होगा कि वो कैसे? लेखक ने 4 पॉइंट्स बताए हैं जिससे आपको ये भी यकीन हो जाएगा कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पहला कि कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर बाजार में हमेशा अननोन ताकतें ऑपरेट करती रहती हैं। हर पल दुनिया में कहीं ना कहीं केवल एक ट्रेड को आपके पॉजिटिव आउटकम को बिगाड़ने की जरूरत होती है। बस इतना ही, केवल एक, चाहे आपने कितना भी समय, एफर्ट या पैसा इन्वेस्ट किया हो। अपने एनालिसिस पर बाजार के नजरिए से इस सच्चाई का कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई एक्सेप्शन जो आपके दिमाग में मौजूद है कॉन्फ्लिक्ट का एक स्रोत होगा और पोटेंशियली आपको बाजार की इंफॉर्मेशन को थ्रेटनिंग समझने का कारण होगा। दूसरा है कि पैसा कमाने के लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। पैसा कमाने के लिए तो आप हमेशा सही रहेंगे।
आपकी अपेक्षाएं हमेशा बाजार के नजरिए से जैसी स्थितियां मौजूद हैं उन्हीं के मुताबिक रहेंगी, जो आपकी इमोशनल पेन की पॉसिबिलिटी को प्रभावी ढंग से बेअसर कर रही हैं। उसी टोकन से लूजिंग ट्रेंड या यहाँ तक कि लूजिंग स्ट्रीक भी कैसे टिपिकल नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती हैं, यदि आप वास्तव में मानते हैं कि ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी या संख्या का खेल है। अगर आपका एज आपके पक्ष में बाधाओं को डालती है, फिर हर हार आपको जीत के बहुत करीब लाती है। जब आप सच में इस पर विश्वास करें कि एक लूजिंग ट्रेड के प्रति आपकी रिएक्शन अब नेगेटिव इमोशनल क्वालिटी नहीं लेगी, तब आप एक सफल ट्रेडर बनने के एक और सीढ़ी चढ़ जाते हैं। तीसरा फंडामेंटल ट्रूथ ये है कि जितने भी वेरिएबल हैं उनका विंस और लूजेस के बीच एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हर लॉस आपको विन के इतना करीब लाती है तो आप अगली एज का इंतजार कर रहे होंगे जिसमें बिना किसी झिझक के आप दांव लगा सकते हैं। दूसरी ओर, अगर आप अभी भी मानते हैं कि ट्रेडिंग एनालिसिस के बारे में है या खुद को सही साबित करने के लिए है, तो नुकसान के बाद आप घबराहट के साथ अपने अगले एज का अनुमान लगाया करेंगे, ये सोचकर कि क्या ये काम करने वाला है। इससे आप उस ट्रेड के लिए या उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। आप ट्रेड के लिए सबूत इकट्ठा करेंगे यदि आपके फियर ऑफ लूजिंग से फियर ऑफ मिसिंग आउट अधिक है। इन दोनों कंडीशन में आप कंसिस्टेंट देने के लिए मन की सबसे कंडक्टिव स्थिति में नहीं आ पाएंगे। चौथा फंडामेंटल ट्रूथ ये है कि एक एज एक चीज के खत्म होने की हायर प्रोबेबिलिटी के इंडिकेशन से ज्यादा कुछ नहीं है। कंसिस्टेंसी बनाने के लिए ये आवश्यक है कि आप पूरी तरह से एक्सेप्ट करें कि ट्रेड उम्मीद, सोचने या अगले ट्रेड फायदेमंद होगा कि नहीं, ये तय करने के लिए एक या दूसरे तरीके से सबूत इकट्ठा करना नहीं है। जो एविडेंस आपको एकत्र करने की आवश्यकता है वो ये है कि क्या वे वेरिएबल जो आप एज को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं किसी भी समय या पल में मौजूद हैं। जब आप अन्य इंफॉर्मेशन यूज करते हैं तो अपने एज के पैरामीटर्स के बाहर ये तय करने के लिए कि क्या आप ट्रेड करेंगे, आप अपने ट्रेड व्यवस्था में रैंडम वेरिएबल जोड़ रहे हैं। रैंडम वेरिएबल्स जोड़ने से ये निर्धारित करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि ये डिटरमाइन करना कि क्या काम करता है और क्या नहीं। यदि आप अपनी एज की विएबिलिटी के बारे में श्योर नहीं हैं, तो आप इसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे। जिस हद तक आप में आत्मविश्वास की कमी है, आप उतना ही फियर महसूस करेंगे। आयरनी ये है कि आप डरेंगे रैंडम इनकंसिस्टेंट रिजल्ट से ये महसूस किए बिना कि आपका रैंडम इनकंसिस्टेंट अप्रोच ठीक वही पैदा कर रहा है जिससे आप डरते हैं। दूसरी ओर, यदि आप मानते हैं कि एक एज एक कुछ भी होने की बस एक हायर प्रोबेबिलिटी है और विन और लॉस के बीच एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आप एक ट्रेड के खिलाफ अन्य सबूत क्यों इकट्ठा करेंगे? इन दो बिलीफ से काम करने वाले ट्रेडर्स के लिए अन्य एविडेंस इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं होगा। लेखक के अनुसार इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि अन्य सबूत इकट्ठा करना उतना ही समझ में आता है जितना कि ये डिटरमाइन करने की कोशिश करना कि क्या सिक्के का अगला टॉस चित होगा। पिछले 10 बार पट आने के बाद चाहे जो भी हो सबूत सामने आए, अभी भी 50% संभावना है कि अगला फ्लिप पट ही होगा। इसी तरह किसी ट्रेड पर एक्ट करना है कि नहीं, इसके लिए जो भी सपोर्ट या सबूत इकट्ठा करते हैं, अभी भी दुनिया में कहीं भी केवल एक ट्रेडर आपके सारे सबूत को बेकार कर देता है। बात यह है कि परेशान क्यों होना। अगर मार्केट आपको एक लेजिटिमेट एज दे रही है तो आपको कुछ प्रतिशत रिस्क लेकर ट्रेड कर लेना चाहिए। पांचवा फंडामेंटल ट्रूथ यह है कि मार्केट में हर पल यूनिक होता है। जो सबसे अच्छे ट्रेडर्स को बाकी सभी से अलग करता है वो ये है कि उन्होंने अपने दिमाग को प्रत्येक क्षण की यूनिकनेस देखने के लिए ट्रेन किया है। ये विश्वास एक कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स की तरह काम करता है जो ऑटोमेटिकली एसोसिएशन मैकेनिज्म को न्यूट्रलाइज करती है। जब आप वास्तव में मानते हैं कि प्रत्येक क्षण यूनिक है, तो फिर उस क्षण को एसोसिएशन मैकेनिज्म के लिए आपके दिमाग में लिंक करने के लिए में कुछ भी नहीं है। ये विश्वास एक इंटरनल फोर्स की तरह काम करता है जिससे आप बाजार में नाउ क्षण को अलग कर सकते हैं। आपके मानसिक वातावरण में दर्ज किसी भी पिछली क्षण में आपका विश्वास जितना मजबूत होगा, प्रत्येक क्षण की यूनिकनेस एसोसिएट करने की आपकी पोटेंशियल उतनी ही कम होगी। उतना ही आपका दिमाग नए विचारों और पर्सपेक्टिव को सुनने के लिए तैयार होगा। जब आप इन 5 फंडामेंटल ट्रूथ को अपनी साइकोलॉजी के अंदर उतार लेते हैं, तब आप द जोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब आप अगले पल क्या होने वाला है उसके बारे में सोचकर चिंतित नहीं हो रहे होते हैं, तब जाकर आप मार्केट से एक नए पर्सपेक्टिव से इंटरेक्ट कर सकते हैं और इस पल में मार्केट आपको खुद बताएगी कि आपको क्या करना है और आगे क्या होने वाला है। इस पल पर जिस दिन आप पहुंच गए वो आपके स्टेट ऑफ माइंड का सबसे अच्छा दिन होगा। उस दिन आप फाइनली द जोन में चले जाएंगे
और गो विद द फ्लो वाली मेंटालिटी बना लें। कंसिस्टेंसी पर भरोसा करना। इस बुक समरी के इस आखिरी अध्याय में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कंसिस्टेंसी पर भरोसा कर सकते हैं और कैसे आपको अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बनाना है कि आप इस कंसिस्टेंसी पर भरोसे को टूटने नहीं देंगे। ये विश्वास पैदा करना कि मैं एक कंसिस्टेंट विनर हूँ, यह प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इसे स्टेप बाय स्टेप में तोड़े बिना इम्प्लीमेंट करना बहुत ब्रॉड और एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस है। तो लेखक ने इस विश्वास को उसके सबसे छोटे टुकड़े में करके फिर प्रत्येक पार्ट को एक डोमिनेंट विश्वास के रूप में इंटीग्रेट करने का प्लान किया है। कुछ ऐसे ही सब बिलीफ जो अब हम आपको बताएंगे बिल्डिंग ब्लॉक है एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए और कंसिस्टेंट विनर बने रहने के लिए। तो आपको ये सोचना है, मैं कंसिस्टेंट विनर हूँ क्योंकि 1. मैं ऑब्जेक्टिवली अपने एज की पहचान करता हूँ। 2. मैं प्रत्येक ट्रेड के जोखिम को पहले से डिफाइन करता हूँ। 3. मैं पूरी तरह से जोखिम एक्सेप्ट करता हूँ या मैं ट्रेड को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। 4. मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अपने एज पर एक्ट करता हूँ। 5. मैं खुद को पे करता हूँ क्योंकि बाजार मुझे पैसा उपलब्ध कराता है। 6. मैं मिस्टेक करने की अपनी टेंडेंसी को लगातार मॉनिटर करता हूँ। 7. मैं कंसिस्टेंट सक्सेस के इन प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस को समझता हूँ और इसलिए मैं उनका कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। ये बिलीफ्स कंसिस्टेंसी के 7 प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स को अपने मानसिक सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शनल स्तर पर आवश्यक है कि आप जानबूझकर ऐसे अनुभवों की एक सीरीज बनाएं जो उनके साथ कंसिस्टेंट हों। 5 सत्य भी एक स्टेट ऑफ माइंड पैदा करेंगे जिसमें आप वास्तव में ट्रेड के जोखिमों को एक्सेप्ट करेंगे। जब आप वास्तव में जोखिमों को एक्सेप्ट करते हैं तो आप किसी भी आउटकम के साथ शांति से रहेंगे। जब आप शांति में हो किसी भी आउटकम के साथ, आप एक केयर फ्री ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ माइंड का अनुभव करेंगे जहां आप स्वयं को बाजार जो कुछ भी आपको दे रहा है उसके पर्सपेक्टिव से उसे देखने और उस पर एक्ट करने के लिए उपलब्ध बनाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव एक प्रमुख विश्वास के रूप में इंटीग्रेट करना है। मैं ऑब्जेक्टिवली अपनी एज की पहचान करता हूँ। अब चुनौती ये है कि आप वहाँ कैसे पहुँचते हैं। आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति में कैसे बदलते हैं जो बाजार के पर्सपेक्टिव में लगातार सोच सकते हैं। प्रोसेस ऑफ चेंज आपकी इच्छा से शुरू होती है और आपकी ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर यानी सेल्फ डिसिप्लिन पर फिर से फोकस करने की आपकी विलिंगनेस और विल पावर है। किसी भी चीज की डिजायर रखना एक अच्छी आदत है। डिजायर एक फोर्स है, इसको किसी की सहमति की जरूरत नहीं होती है, न ही ये आपके मन की एक सुनती है। चाहे आप कुछ भी मानते हो, अगर आप किसी चीज की डिजायर रखते हैं तो आप अपनी सीमाएं पार करेंगे। ये ट्रेडिंग का नेचर ही है। ट्रेडों की कम से कम एक सैंपल साइज के माध्यम से पाने से पहले ये अनुमान लगाने की कोशिश न करें कि इसमें कितना समय लगेगा। बिना किसी डेविएशन, डिस्ट्रैक्ट करने वाले विचारों या एक्ट करने में झिझक के अपनी प्लान को फॉलो करना, इसमें जितना समय लेता है। सोचिए, यदि आप एक प्रोफेशनल गोल्फर बनना चाहते हैं तो अपने आप को हिट करने के लिए डेडिकेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा। 10,000 या अधिक गोल्फ बॉल्स, जब तक कि आपके स्विंग में मूवमेंट का प्रिसाइज कॉम्बिनेशन इतना बिल्ट इन न हो जाए कि आपकी मसल्स मेमोरी में कि अब आपको इसके बारे में कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़े। आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप मानते हैं कि स्किल डेवलपमेंट और प्रैक्टिस आपको जीतने में मदद करेगा। एक ट्रेडर के रूप में कंसिस्टेंट विनर बनना सीखना कोई अलग बात नहीं है। आपके महान प्रॉस्पेरिटी की कामना करते हुए और गुड लक कहते, लेकिन यदि आप स्किल्स पाने के लिए मेहनत करते हैं तो आपको वास्तव में लक की आवश्यकता नहीं होगी। अब इस बुक समरी को खत्म करने से पहले आपसे फिर से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा और अब आप इन सवालों के उत्तर दे सकते हैं। साथ ही अपने शुरुआत के उत्तरों से इनको कंपेयर कर सकते हैं। एक ट्रेडर के रूप में पैसा बनाने के लिए आपको ये जानना होगा कि बाजार में आगे क्या होने वाला है। एग्री या डिसएग्री। 2. कभी कभी मैं खुद को ये सोचता हुआ पाता हूँ कि बिना नुकसान के ट्रेड करने का कोई तो तरीका होगा। एग्री या डिसएग्री। 3. एज अ ट्रेडर पैसा कमाना मुख्य रूप से एनालिसिस का काम है। एग्री या डिसएग्री। 4. लॉसेस ट्रेडिंग का एक अनअवॉइडेबल हिस्सा है। एग्री या डिसएग्री। 5. मेरे ट्रेड में प्रवेश करने से पहले मेरा जोखिम हमेशा डिफाइन किया जाता है। एग्री या डिसएग्री। 6. मेरे दिमाग में हमेशा ये पता लगाने से कॉस्ट एसोसिएटेड होती है कि बाजार आगे क्या कर सकता है। एग्री या डिसएग्री। 7. अगर मुझे यकीन नहीं होता कि ये विनर बनने जा रहा है तो मैं अगला ट्रेड करने की भी जहमत नहीं उठाऊंगा। एग्री या डिसएग्री। 8. एक ट्रेडर जितना अधिक मार्केट्स के बारे में सीखता है और वे कैसे व्यवहार करते हैं उसके लिए ट्रेड आसान होगा। एग्री
या डिसएग्री? 9, मेरी मेथोडोलॉजी मुझे बताती है कि मार्केट की किन परिस्थितियों में ट्रेड में प्रवेश करना है या बाहर निकलना है। एग्री या डिसएग्री? 10, यहाँ तक कि जब मेरे पास अपनी स्थिति को रिवर्स के लिए एक क्लियर सिग्नल होता है तब भी मुझे ऐसा करना बेहद मुश्किल लगता है। एग्री या डिसएग्री? 11, मुझे कंसिस्टेंट सक्सेस की अवधि मिलती है जिसके बाद आमतौर पर कुछ काफी भारी गिरावट मेरी इक्विटी में आती है। एग्री या डिसएग्री? 12, जब मैंने पहली बार ट्रेड करना शुरू किया तो मैं अपनी ट्रेड मेथोडोलॉजी को बेतरतीब ही कह सकता हूँ, जिसका मतलब है कि कुछ बहुत दर्द के बीच कुछ सफलता। एग्री या डिसएग्री? 13, मैं अक्सर ये महसूस करता हूँ कि बाजार पर्सनली मेरे खिलाफ है। एग्री या डिसएग्री? 14, जितना मैं लेट गो की कोशिश करता हूँ मुझे अपने पिछले इमोशनल वुंड्स को पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है। एग्री या डिसएग्री? 15, मेरे पास मनी मैनेजमेंट फिलॉसफी है और इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जब भी मार्केट मौका दे तो थोड़ा पैसा मार्केट से निकाल लेना चाहिए। एग्री या डिसएग्री? 16, एक ट्रेड का काम मार्केट बिहेवियर में ऐसे पैटर्न की पहचान करना है जो एक अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट करते हैं और फिर रिस्क पता लगाना कि क्या ये पैटर्न पहले की तरह अपने आप चलेंगे। एग्री या डिसएग्री? 17, कभी कभी मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं बाजार का विक्टिम हूँ। एग्री या डिसएग्री? 18, जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं आमतौर पर एक ही टाइम फ्रेम में फोकस्ड रहने की कोशिश करता हूँ। एग्री या डिसएग्री? 19, सक्सेसफुली ट्रेड करने के लिए ज्यादातर लोगों के दायरे से कहीं अधिक मानसिक लचीलेपन की आवश्यकता होती है। एग्री या डिसएग्री? 20, ऐसे समय होते हैं जब मैं निश्चित रूप से बाजार के प्रवाह को महसूस कर सकता हूँ, हालांकि मुझे अक्सर इन फीलिंग्स पर एक्ट करने में मुश्किल होती है। एग्री या डिसएग्री? 21, कई बार मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में होता हूँ और मुझे पता है कि ये एकदम बेसिकली खत्म हो गया है, लेकिन मैं फिर भी अपना प्रॉफिट नहीं निकालता हूँ। एग्री या डिसएग्री? 22, मैं किसी भी ट्रेड में कितना भी पैसा कमा लूं, मैं शायद ही कभी सेटिस्फाई होता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं और कमा सकता था। एग्री या डिसएग्री? 23, जब मैं कोई ट्रेड करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, मैं उस सारे पैसे को एंटिसिपेट करता हूँ जो उस ट्रेड से पॉजिटिव तरीके से मैं कमा सकता हूँ। एग्री या डिसएग्री? 24, एक ट्रेडर का समय के साथ धन इकट्ठा करने की एबिलिटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी कंसिस्टेंसी में विश्वास रखना। एग्री या डिसएग्री? 25, यदि आपको तुरंत एक ट्रेडिंग स्किल पाने की विश दी जाए तो वो कौन सा स्किल होगा? 26, मैं अक्सर बाजार की चिंता में रात में सो नहीं पाता हूँ। एग्री या डिसएग्री? 27, क्या आप कभी ट्रेड करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं क्योंकि आप डरते हैं कि आप चूक सकते हैं, हाँ या नहीं? 28, हालांकि ये बहुत बार नहीं होता है, मैं वास्तव में अपने ट्रेडर्स को परफेक्ट होना पसंद करता हूँ। जब मैं एक परफेक्ट कॉल बनाता हूँ तो ये इतना अच्छा लगता है कि ये उस समय की कमी पूरी कर देता है जब मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। एग्री या डिसएग्री? 29, क्या आपने कभी खुद को ऐसे ट्रेड्स की योजना बनाते हुए पाया है जिन्हें आप कभी एग्जीक्यूट नहीं करते हैं और ऐसे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं जिन्हें आपने कभी प्लान नहीं किया है, हाँ या नहीं? 30, कुछ सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स या तो पैसा नहीं बनाते हैं या फिर जो बना भी लेते हैं तो उन्हें रख नहीं पाते हैं। अगर आपने अपने पिछले उत्तर से कंपेयर किया होगा तो जाहिर तौर पर आपको एटीट्यूड में अंतर लगा होगा। इसके साथ हम मार्क डगलस की बुक ट्रेडिंग इन द जोन की समरी को यहीं समाप्त